बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी प्यारी और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ आपने कर लिया होगा और आई होप कि आपने दिन का आगाज़ पॉजिटिव किया होगा। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज़ किया होगा, क्योंकि जितनी खूबसूरती से दिन का आगाज़ होगा, बिलीव मी, उतना ही प्यारा दिन आपका पूरा गुजरता है। आप खुशी महसूस करते हैं, इत्मीनान में रहते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आजकल मौसम जो है ना वो बड़ी डिफरेंट किस्म की चेंजिंग्स हमें दिखा रहा है। कभी एकदम से तेज़ धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं, ठंड की शिद्दत में ख़ासा इजाफा हो जाता है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हम इसके इफ़ेक्टी हैं। हम मौसम के असरात हम पे मुरतब हो चुके हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप भी इसकी ज़द में आए। कुछ दिन कबल भी मैंने ये बात की थी कि बच्चों को जब आप सुबह स्कूल के लिए उनको ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, ख़ासकर बाइक पे जो हज़रात जाते हैं बच्चों को लेके, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग प्लीज़ बच्चों को कोई मोटी गर्म चादर या कंबल उनको दे दिया करें। कैप जो है वो पहनाएं, मास्क लगवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा बच्चों को पड़ रही होती है। जब आप उन्हें स्कूल ड्रॉप करते हैं, आप वो कंबल या कैप जो भी है आप वापस किसी बैग में डाल के आप घर ले आए। लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि आज भी मैं देख रही थी इतनी तेज़ हवा, ठंड, और बच्चे जिस तरह से बिल्कुल ऐसे ना सुकड़ के बाइक के ऊपर बैठे हुए थे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल कीजिए, क्योंकि नमूनिया का जो एक सिलसिला या बीमारी, ये फ्लू ने जो पकड़ा हुआ है, बुखार, ये लिटरली आपकी जान हफ्ता 10 दिन तो आपको लगता है ना कि नॉर्मली आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, महीना लग सकता है। और इसके विक्टिम मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि आपको अगर इस मौसम में फ़्लू फीवर हो गया तो आपकी जान वो नहीं छोड़ेगा। पूरी सर्दियाँ आपकी जो बीमारी में गुजरेंगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर एहतियात कीजिए। बुज़ुर्गों का ख़ासकर ख्याल रखिए, उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा गर्म लिक्विड पिएँ आप। ये जो ठंडा आप कोला, फ्रीज़ी ड्रिंक्स और इन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, उनसे अवॉइड करें। और गर्म लिक्विड सूप आप पिए, ग्रीन टी या डिफरेंट कैवर जो निकले होते हैं आप वो पीने की कोशिश करें। हनी का बहुत ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब कहते हैं शहद में बहुत ज़्यादा शिफा रखी होती है, तो हनी का आप लोग ज़रूर इस्तेमाल किया करें। वेल, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बताने से पहले, आज के जो सारे मौज़ूआत हैं नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन टॉपिक्स की जाने बढ़ने से पहले ज़रा व्हाई नॉट हम आपको एक डोज़ दे देते हैं स्टोरी की शक्ल में। मेडिसिन हम आप तक नहीं पहुंचा रहे, स्टोरीज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सो आज के डेली डोज़ में जो पहली स्टोरी है, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी मैं जो मेरी टीम है उनसे मैं डिस्कस कर रही थी कि भाई दुनिया जो है ना वो बड़ी वसी होने वाली है। आने वाले कुछ सालों के बाद अब ये कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच जाएगी। लिटरली इंसानी अक्ल जो है वो हैरान और परेशान हो रही है, क्योंकि ये नाज़रीन जो स्टोरी है ये आप भी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। क्योंकि हम देखते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ बन रहे हैं, वहाँ पे हम बुकिंग करवाते हैं अपने घर की, प्लॉट की, और अच्छी अच्छी रिहाइशगाहें हम बना रहे हैं। यहाँ पे जो बुकिंग का सिलसिला जारी है वो ज़मीन पर नहीं है, ज़मीनी बुकिंग नहीं है, ज़मीन पर रिहाइश की नहीं है, बल्कि चांद पर है। जी हाँ, आपने सही सुना, चांद पर रिहाइश के लिए बुकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इसकी जो बेसिक अमाउंट है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर नाज़रीन इस ऐलान ने ख़ासी तवज्जो हासिल की है। ये JRU स्पेस कंपनी है, उसने $10 लाख की पेशकश की है कि इस पर आप यानी कि इतने डॉलर्स, $10 लाख आप अदा करेंगे और चांद पर कमरा बुक करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन। और खलाई सियाहत और मुस्तकबिल के रिहाइश के शोबे में सरगर्म इदारा JRU स्पेस ने गैर मामूली ये ऐलान करते हुए दावा किया है कि अब आम अफराद भी चांद पर अपना कमरा बुक करा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। कंपनी के मुताबिक इस मकसद के लिए आपको $10 लाख अमेरिकी जो है वो अदा करने होंगे। और नाज़रीन इसके साथ साथ JRU स्पेस के तर्जुमान का कहना है कि ये मनसूबा मुस्तकबिल के खलाई रिहाइश के तस्वुर के तहत मुतारिफ़ कराया गया है, जिसमें चांद पर जदीद सहूलियात से आरास्ता कमरों की तामीर शामिल है। और कंपनी के मुताबिक इब्तदाई बुकिंग का मकसद मुमकिना सारिफिन की दिलचस्पी और सरमायाकारी का जायज़ा लेना भी है। इसके अलावा नाज़रीन माहिरीन के मुताबिक अगरचे खलाई सियाहत तेज़ी से तरक्की कर रही है, ताहम चांद पर निजी रिहाइश और मलकियत से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी क़वानीन और तकनीकी चैलेंजेस ताहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि बैरूनी
जो खलाई मुआहदों के तहत किसी भी आसमानी जिस्म पर निजी मलकियत की इजाज़त नहीं है, इसलिए ऐसे ऐलानात को मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तसव्वुराती पेशकश के तौर पर देखा जाना चाहिए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी इस ऐलान ने ख़ासी तवज्जो हासिल की है, जहां बाज़ सारिफीन ने इसे मुस्तक़बिल की झलक करार दिया है। वहीं कुछ अफराद से महज एक उन्होंने कहा है कि ये एक वावेला है, एक दिखावा है, दैट्स इट। जबकि JRU स्पेस कंपनी का कहना है कि इस मंसूबे की मज़ीद जो तफसीलात हैं और अमली पेशरफ्त आने वाले महीनों में सामने लाई जाएगी। यानी कि उन्होंने दावा किया है कि ये चीज़ें हम आने वाले वक्तों में आप लोगों के सामने रखेंगे कि ये महज बातें नहीं हैं, ये महज खोखले दावे नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ रियलिटी भी है। यानी कि पहले तो हम यहाँ पे सोसाइटीज़ में बड़े वो थे, परेशान थे कि यहाँ की सोसाइटीज़ में कोई अपना घर होना चाहिए, बुकिंग करवानी चाहिए, अच्छे यहाँ पे मुनासिब रेट्स मिल रहे हैं। अब यानी कि इंसान को चांद पर कमरा लेने की सोचनी चाहिए। भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली हम सबको ज़रा सोचना चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है जनाब। और हम अभी यहाँ पे महंगाई के रोनों से बाहर नहीं निकल रहे, लोग तो चांद पर कमरा बुक करवाने की सोच रहे हैं। तो ओवरऑल अपनी सिचुएशन पे हमें खुद कंट्रोल करना होगा और सोचना होगा कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, दुनिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है और हम आज भी खाने पीने की चीज़ें और पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीज़ महंगी होगी, इसको सस्ता किया जाए, उन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जहां हम बात करें कि दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, इस बदलाव के पीछे किसका हाथ है? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का हाथ है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी ये कि हमने रोज़मर्रा हमारी जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाना है, और किस तरह से सादा टेक टिप से, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे हमने हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको आसान बनाना है। बट कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में आजकल हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। काफ़ी कम वक्त में हम बहुत कुछ यानी कि अपने जो हमारा जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो हम सर अंजाम दे देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हम कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता होगा तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, छोटी छोटी टेक टिप्स जो हैं वो भी आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। अब किस तरह से आप अपना जो वक्त है वो बचा सकते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपने घंटों स्क्रॉलिंग में अपना वक्त ज़ाया कर दिया तो ऑब्वियसली वो वक्त कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, और आपने अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम जो होगा वो आपने स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिया होगा। तो आज इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम सादा और कारगर टेक टिप्स जो हैं वो सीख सकते हैं, अपना सकते हैं, जो हर उम्र के ग्रुप के जो अफराद हैं उनके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनको आप बहुत सारे प्रोग्राम में आप पहले भी देखते रहते हैं जूम के थ्रू। ये हमें ज्वाइन करते हैं IT एक्सपर्ट हैं जी, अहमद मंजूर साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमने आसान करनी है, जिसको पहले तो अगर मैं कहूँ तो आसान तो ज़िंदगी है, लेकिन हमने इसको खुद ही ज़्यादा टफ़ और डिफ़िकल्ट कर दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ये हमारी लाइफ में इसने एंट्री दी, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल ऐसे शुरू कर दिया कि हमने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और एक अजीब पैथेटिक हमने इसको बना दिया। बट आप मुझे बताइए कि किस तरह से हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। वालेकुम सलाम मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और अच्छा, इसके अंदर ना देखें, बात पता है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की माशाल्लाह कि टेक्नोलॉजी आई हमारी लाइफ में हमें आसानी देने के लिए। एग्जैक्टली वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं आई कि ठीक है कि हमें जो है ना स्क्रॉलिंग करते रहना है और रात को हमारा हाथ यूं मोबाइल पे पड़े तो हमने देखना है अच्छा कितने लाइक्स आ गए हमें ठीक है ना, ऐसे ही है। बाय द वे दिस इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, ये तो हम टूल्स यूज कर रहे हैं। यानी हम देखें, हाँ, अभी बहुत सारे लोग जैसे माशाल्लाह जो लोग फेसबुक को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं या व्हाट्सएप को, वो उस पर बिजनेसेस भी कर रहे हैं। ऐसे ही है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जी आप इसको ऐसे सोच के देखें कि वो जो हमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, कि हम शायद टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। ठीक है, सारे लोग ये सोचते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, सब जगहों पे, यानी आप लोगों के वजह से भी मैं सबको ये बता रहा होता हूँ कि नहीं जी, हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। आज भी आधी दुनिया के पास 17 Pro होगा, ठीक है, उन्होंने ले लिया होगा, लेकिन उनको यूज करना नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हम ना इससे अच्छी सी पिक्चर आ जाएगी, बस हमारी सेल्फी आ जानी चाहिए बस। ऐसे ही है।
देखें YouTube आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, जो बाहर बंदा बैठा है ना उसके पास भी वही है। जी सिर्फ फर्क ये है वो YouTube पे लेक्चर सुन रहा है, मेरे जैसा बंदा गाने देख रहा है, आप जैसे बंदा कोई और लेक्चर सुन रहा है। बात ये है कि हम लोग बहुत एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हमें सिर्फ लगता है जैसे हमारे यहाँ जैसे टिकटॉक एक बहुत अच्छी जगह है अगर जी उसको सोचा जाए तो, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने उसको पता है क्या बना लिया हुआ है। मुझे नहीं पता लोग वायरल चल के वायरल कैसे हो जाते हैं आज तक, ठीक है, कि सामने से चलता हुआ आ रहा है बंदा और वो वायरल होता है, वायरल है ठीक है, ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है। अब लोग उसके ऊपर ही, यानी पहला बिलियनियर जो मिस्टर बीस्ट है, जी अभी बिलियनियर कॉन्फ्रेंस 1 बिलियन कॉन्फ्रेंस हुई है, बिलियन फॉलोअर दुबई में, वहां पे मिस्टर बीस्ट या और बेताशा लोग एज ए स्पीकर आए हुए थे। वहां पे कोई पाकिस्तानी एज ए स्पीकर क्यों नहीं था? हम सारे सिर्फ यस देखने गए हुए थे वहां पे। यू यानी राइट हम लोगों का अगर गोल ये बन जाए कि हमने उनके साथ खड़े होके एज ए यस स्पीकर जाना है या एग्जैक्टली एज ए जो है, वी आर नॉट फॉलोअर्स, व्हाई नॉट वी बिकम लीडर्स। तो अगर यस आप टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूज करना शुरू करते हैं डेली लाइफ में, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो सकती है। बिल्कुल आज ये बात आप आपने बड़ी लोग खूबसूरत कही कि अगर हम इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल शुरू कर दें तो ऑब्वियसली ज़िंदगी हमारी आसान हो सकती है। अच्छा हमने बहुत सारी ऐसी गैर ज़रूरी ऐप्स हैं जिनको हमने अपने फ़ोन में और अपनी ज़िंदगी में हमने जगह दी हुई है। उन ऐप्स का हमारे जर्नी से, हमारी कामयाबी से, हमारे काम से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन खामखा हमने उसको हमने फ़ोन में रखा हुआ होता है, अपनी ज़िंदगी में जगह दी होती है, स्क्रॉलिंग हम कर रहे होते हैं। तो आया किस तरह से उन गैर ज़रूरी ऐप्स से हम छुटकारा हासिल करें? अगर वो हैं तो क्या हम उन ऐप्स को प्रोडक्टिव बना सकते हैं? देखें, मैं यही बात करने लगा था मैम कि जी एक्चुअली जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, हम सब यूज करते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो नहीं यूज करता ऐसे होगा। ही है लेकिन उसको अगर जाके मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ ना कि अच्छा आपने इससे क्या किया, वो फौरन कहते हैं सर असाइनमेंट बनाई थी। मैं उन्हें कहता हूँ ये सिर्फ असाइनमेंट बनाने के लिए नहीं है, जी ठीक है। फिर मैं उनको कुछ और मजे की चीजें बताता हूँ। अच्छा चैट जीपीटी से कभी लतीफा सुना है, कभी इससे शायरी करवाई है, ओ कभी जी इससे और भी बड़ा कुछ हो सकता है ना। हाँ अगर आपका वो अच्छा कोलैबोरेटर है और असिस्टेंट है। ये चीज़ मैंने की है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं ऐसी बैठी थी, मैंने कहा ज़रा चैट जीपीटी जी से कुछ जोक सुनते हैं। उसको मैंने कहा ठीक है। कि पहले मैंने कहा उर्दू में कुछ जोक सुनाओ, फिर मैंने कहा पंजाबी में सुनाओ। तो लिटरली इतने फनी उसने जोक्स मुझे सुनाए तो कुछ डिफरेंट भी हम अच्छा करवा अभी तो सकते आप हैं। उसके साथ ना देखे, बिल्कुल, अभी तो एक बड़ी मजे की चीज ये है कि आपने अभी उसे कहा होगा सिर्फ जोक सुनाओ, हाँ लेकिन अगर आप उसे कहें ना कि मेरी फील्ड से रेलेवेंट, लाइक मीडिया फील्ड से रेलेवेंट जोक सुनाओ, वो बना के सुना देगा, एग्जैक्टली ठीक है। आप उसको कहें मुझे मीडिया फील्ड से रिलेटेड शायरी कर दो, वो कर देगा, ठीक यस है। और उसको बता दें कि आपको कौन से टाइप का शायर, फैज अहमद फैज साहब का शायर उस तरह का चाहिए, इलाम इकबाल, वो आपको हाँ वैसी शायरी कर देगा, ठीक है। अभी हम वो बात नहीं कर रहे कि जी वो रदीफ काफिये की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट लेवल की, ठीक है, कि वो क्या कुछ और कर सकता है। तो ऐसे हम ही है उसका मतलब अगर हम उससे रिसर्च करवाना चाहें तो वो बहुत अच्छी करके दे देगा हमें। यस हम और तो इसी तरह जो आपकी डिफरेंट एप्स जो हमने अंदर रखी हुई है ना, देखें हमें किसी दोस्त ने कहा यार ये वाली सेव कर लो, हाँ अब इसकी एक और मिसाल देता हूं। देखें चैट जीपीटी भी एक इंजन है, ठीक है, इसी तरह ग्रॉक भी आता है, जेमिनी भी आता है, हाँ काफी परप्लेक्सिटी भी सारे हैं आता है, बहुत सारे हैं। लेकिन हर एक चीज के लिए वो डिफरेंट काम के लिए है। वो ऐसे नहीं है कि मैं हूं तो मेरे पास चारों ही होने चाहिए, मैं चारों से कुछ ना कुछ, एक काम में अच्छा, दूसरा दूसरे काम में अच्छा, तीसरा तीसरे काम में अच्छा। जी यानी अब ग्रॉक अच्छा है जी, उसने ट्विटर से या एक्स से जो है इंफॉर्मेशन लेके आनी है तो वो वहां से ले आएगा। जेमिनी ने गूगल से लेके आनी है। तो ऐसे ही हर चीज हर अपने काम में अच्छा। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने ऑब्वियसली कहा था चारों कर लो। बंदा कहता चारों कर तो लो, लेकिन फोन के अंदर मेमोरी होती है, बाद में तस्वीरें लेते हुए डिलीट कर रहे होगे चीजें, ठीक है। ऐसे ही है। अच्छा मैंने कहा लोगों के फायदे एक और जी चीज़ यहाँ पे बताइएगा कि हम देखते हैं कि रोज़मर्रा लाइफ, एक तो हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है, एक हम देखते हैं कि हमारा घर जो आजकल स्मार्ट डिवाइसेस के कंट्रोल में है, हमारे जी लॉक जो हैं वो उस पर पासवर्ड है, हमारे कर्टन्स, हमारी जी लाइट्स, इवन तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग जी हमारा जो घर है वो स्मार्ट डिवाइसेस के कंट्रोल में है। तो क्या आप इसको फ़ायदेमंद समझते हैं? बिकॉज टेक्नोलॉजी है। देखें बेसिकली फायदेमंद तो है। देखें सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम कि जी ये जो आता है ना स्मार्ट होम,
स्मार्ट फोन, स्मार्ट, अब देखें यहाँ पे स्मार्ट वॉच, तो ये यस शुरू में जो स्मार्ट है ये लोगों को नहीं पता क्या होता है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि यानी किसी ये नॉर्मली लोग इसको पता क्या कहते हैं, जी ये खुद से सारे काम कर लेता होगा, हाँ अच्छा जी ये जो है ना बड़ी वो स्मार्ट सी पतली सी डिवाइस है, अच्छा जी इस तरह है, ठीक है। हाँ तो स्मार्ट असल में एक एजुकेशनल वर्ड है और इसके अंदर चक्कर ये है कि दिस इज एन एब्रीविएशन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, हम्म ठीक है। तो ये एक एब्रीविएशन है। अच्छा, अब है ना, अब हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्यों चाहिए, सवाल तो ये है। अब यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने वाली हैं, स्मार्ट कार्स जिनको हम कहते हैं, जी वो हमें क्यों रिक्वायर्ड है? उसकी रीजन ये है हाँ कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं यहाँ से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो मुझे सो जाना चाहिए उसके दौरान, ओ तभी फायदा होगा ना। अगर मैंने ऐसे ही है बैठ के इधर उधर ही देखते रहना है तो वो मैं ड्राइव कर लूं, फिर उससे बेहतर है, जाहिर है ठीक है। और इसी तरह अगर जैसे आपने कर्टन्स की बात की, आपने डोर्स की बात की, तो या जैसे सपोज कर स्मार्ट बेल्स आ गई हुई हैं, तो आपने अगर देखना है, अगर जैसे मैं भी आपके सामने बैठा हूं और मुझे दरवाजा खोलना पड़े, तो क्या मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से? मैं आपको कहूंगा मैम 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं यहीं से क्लिक करूं और वो ओपन हो जाए। अब ऐसे ही मैं है अगर उसे प्रॉपरली फायदा उठा रहा हूँ तब तो वो फायदे की चीज है, हाँ लेकिन अगर मैंने उसको फैशन की तरह लगाई हुई है ना कि वो बंदा जो है ना उसने भी लगाई है तो मैं भी लगाऊंगा, हम्म ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक और चीज है, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मैं भी लूंगा, उसने ये डिग्री की हुई है तो मैं भी करूं, हाँ फर्क है। जैसे अभी अगर मैं सबको एक मशवरा दूं यहाँ पे कि हमारे यहाँ ना नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ट्रू लोग नॉलेज नहीं लेते, हम सिर्फ ना चीजों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं हम्म कि जी मेरे बेटे के पास बड़ी डिग्री होगी ना तो लोग बड़ी इज्जत करेंगे। और नहीं भाई, दुनिया में डिग्रियों की अब जो है ना चीजें, वो हाँ जरा थोड़ा डिफरेंट चीज होती जा रही है। ऐसे ही है अब नॉलेज वाला बंदा आगे आ रहा है, उसके पास ना सर्टिफिकेट्स हो ना डिग्री हो, नॉलेज हो, वो नॉलेज गेन करेगा एग्जैक्टली चीजें। स्किल्स अब मैं यहाँ पे ना मैं एक बड़ी मजे की आपको देखें, एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से ऑलमोस्ट 60-67% जो है ना आपकी जॉब्स वो अपग्रेड हो जाएंगी। ओके अब होगा ये कि जितने लोग आ रहे हैं, यानी कौन सी जॉब बचेंगी? एआई, जो लोग डरते हैं ना, असल में जॉब्स वाली बचेंगी जो हाथ से होती हैं, प्लम्बर की जॉब बच जाएगी, ठीक है। और जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, लाइक गाड़ी मैकेनिक की जॉब बच जाएगी, हाँ क्योंकि कुछ चीजें एआई नहीं कर सकती, हम्म तो उनके वो पास क्या इंसान नहीं चीज है? उनके करनी पास है नॉलेज है। हाँ, वो इंसान नहीं करनी है। अब उनके पास नॉलेज है, अब वो क्या करते हैं, जैसे अभी भी आप गाड़ी अगर वो करवाने जाए ना तो उनके पास एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू उसके थ्रेशोल्ड और चीजें चेक की जाती हैं। ऑब्वियसली अब ऐसे वो ही सिर्फ उसको यूज करते हैं, लेकिन उसको टाइड वो जो है ना वो हाथ से ही कर रहे होते हैं, वो जो पेज पेज जो ढीले हुए होते हैं। हम्म तो हमारे यहाँ नॉलेज लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे ही उसकी तरफ आते ही नहीं है। हमारी जो है ना आवाम, वो कहते हैं बस हमने तो ये है नहीं ना, बस जी ये सीखने की कर लिया तरफ तो बहुत हमने है। आना ही नहीं है ना, हम समझते हैं कि हम हर फन मौला हैं, जी सब कुछ हमें पहले से ही आता है। ये तो खैर हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है ना, कौमी कि मसला हमें है लगता है कि बस जी हमने, हाँ ये नेशनल मसला, अच्छा मुझे क्योंकि मुझे पाकिस्तान में नेशनल एक चीज मसले और चलते एक हैं चीज कि ये और जिसमें बताइएगा यहाँ पे मैं मजाहतन एक बात करता होता हूँ। जी एक जी जी आप अपनी बात मुकम्मल कर लें जी पे जी लगते हैं जी हमारा नेशनल मसला, दूसरा नेशनल मसला ये है हाँ कि जो है ना हम ये जो है हम सीखना कुछ नहीं चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं एक्चुअली। सब कुछ करना चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, हम ऐसा करते हैं कि जितने भी एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर, हमने तकरीबन सबका जो पासवर्ड है वो सेम रखा हुआ होता है। तो क्या हर एप्लीकेशन का पासवर्ड सेम रखना ये सिक्योर है? अच्छा, ये यानी अब अगर इसको ऐसे सोचा जाए, जी सिक्योर नहीं भी है और है भी। ये डिपेंड करता है कि आपने पासवर्ड कैसा रखा हुआ है। ओके यानी आप इसको ऐसे ले लें, देखें, एक होता है नॉर्मली लोग डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, पेरेंट्स का नाम रख लेते हैं, वाइफ का नाम, हस्बैंड का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम। जी नाउ दैट्स यानी बेसिकली दैट्स नॉट द रूल ऑफ द पासवर्ड। ओके इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पासवर्ड लंबा हो, उसके अंदर अप क्लास, डाउन, लोअर, अपर केस, लोअर केस, जो है नंबर्स, स्पेशल नंबर्स उसके अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सोच के देखें कि जी सपोज करें
आपके जितने दोस्त हैं उनके पहले पहले वर्ड का जो नाम शुरू होता है या मिडल वर्ड्स के आप वो रख रहे हैं, तो वो कोई भी गेस नहीं कर सकता। और जितना लंबा पासवर्ड होगा उसको ब्रेक करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके। तो अगर वो एक भी है तो वो सिक्योर हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो आपने रखा क्या हुआ है। हाँ, अगर आपने इस तरह का रखा हुआ है, किसी ने लाइक के सिर्फ डिजिट्स रखे हुए घर के, वो जो है फोन नंबर रखा हुआ है, तो जी। यस वो तो वाकई बड़ा इजी है पकड़ना। ऐसे तो ही है। इन चीजों से जरा मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं होता, तो हम जो है ना, अच्छा जी सामने डेट ऑफ बर्थ, नॉर्मली लोगों ने क्या रखा होता है, नॉर्मली लोगों ने रखा होता है पेरेंट का नाम, हाँ। आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ओके। ठीक है, उससे आगे $, दैट्स इट। ये मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, और इसके पता ऑब्वियसली इसको ब्रेक करना इजी है। मेंटालिटी क्या है जी, मुझे पेरेंट्स से बहुत प्यार है, ओह। खुद मैं पैदा इस दिन हुआ था तो मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, और डॉलर मैंने कमाने हैं, दैट्स इट। ये सिंपल मेंटालिटी है। जबरदस्त। ठीक है ना? फिर कहेंगे हमारे एप्लीकेशन जो है वो हैक हो गई हैं, किसी ने। वह हैक हो गई हैं, जी तो हाँ, जी हाँ। फिर ऑब्वियसली मसला होगा। फ़ोन अब सबकी ज़रूरत बन चुका है। हम बात करते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए इस फ़ोन को महफूज बनाना है, लेकिन मैं तो बात करती हूँ कि आजकल बड़ों के लिए भी फ़ोन को महफूज बनाना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वही वाली बात कि हम सीखना कुछ नहीं चाहते और करना सब कुछ चाहते हैं। तो फ़ोन को हम महफूज कैसे बनाएं? बिकॉज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के बगैर मुझे नहीं लगता किसी के पास इस वक्त फ़ोन होगा। इवन हम देखते हैं सफाई वाले जो है उनके पास भी टच फ़ोन है, और पैकेज जो है ना वो मस्त लगा हुआ है। जी हाँ। लिटरली। देखिए, बात पता है क्या, हाँ। मैम बात पता है क्या है? जी। सबसे पहले तो अपने फोन को बचाने के लिए ऐसी एप्स ना करें जो एड्स पे आपको नजर आ रही होती हैं, या जिसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट होने के, जैसे जी हाँ आप इस ऐप से इतने पैसे कमा लेंगे, क्योंकि हाँ, जब इतने तक ज्यादा वो मैं आ रहे होते हैं, एड्स आ रहे होते जी हैं। हाँ, जी हाँ, जब तक वो कल परसों किसी जगह पे बात हो रही थी, जब तक लालची लोग जिंदा हैं तब तक फ्रॉडिये भूखा नहीं मरेगा फ्रॉडिया। सीरियसली लालच बुरी बला, ठीक बचपन है, से हम पढ़ रहे हैं। तो इस जी हाँ, तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज नजर आती है तो उसको इंस्टॉल ना करें। लोन्स वाली नजर आती हैं और बेतहाशा नजर आती हैं। फिर उसके बाद जब आपके पास कोई लिंक आता है किसी मैसेंजर पे, अब मैसेंजर व्हाट्सएप हो सकता है, आपका फेसबुक मैसेंजर हो सकता है, और बेतहाशा मैसेंजर आप लोग यूज करते हैं, कोई लिंक आपने क्लिक नहीं करना। सही। ठीक है, क्योंकि लिंक पे जब आप क्लिक, या जैसे ही अब हमारे यहाँ एक और भी बड़ी चीज है, मैसेजेस पे आ रहे होते हैं कि जी आपका ये जो है ना, यहाँ से टीसीएस आया, मुझे आपका रास्ता नहीं मिल रहा, हाँ। या जी कोई भी कोरियर सर्विस है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, या आपका बैंक अकाउंट हम बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ। लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। अच्छा तो अच्छा, नहीं अहमद साहब, क्लिक हमें करना हमें उनको। यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, क्योंकि ये बड़ा अहम ये सवाल है। इस बारे में इन डिटेल आपसे मैं मज़ीद जानती हूँ, क्योंकि फ़ोन को हमने सेफ सिक्योर करना है और उसके कुछ टर्म्स कंडीशन है। तो नाज़रीन, आपको वो तमाम तर चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि आपका फ़ोन किसी और के कंट्रोल में ना जाए, आपके कंट्रोल में ही रहे। तो इस पर मज़ीद इन डिटेल बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच से आज का टॉपिक पहला, जिसमें हम बात करें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, इसको हमने आसान बनाना है। टेक्नोलॉजी का दौर है तो ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको सादा और आसान टिप्स चाहिए। तो उसी पे बात करें, अहमद मंजूर साहब हमारे साथ है जूम पे। अहमद साहब, हम बात कर रहे थे कि हमने हमारे फ़ोन को जो है वो सिक्योर करना है, सेफ सिक्योर बनाना है, महफूज बनाना है, खा वो बच्चों के लिए हो खा वो बड़ों के लिए हो। तो आप अपनी ये बात मुकम्मल कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा था मैम कि एक्चुअली हमारे यहाँ ना होता ही है कि हमारे पास कोई भी लिंक आ जाता है ना, और हम उसको फौरन ओपन करने की कोशिश करते हैं। उसके रीजन, अब उसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे बहुत अच्छी बात लगती है जब शोज पे या पब्लिकली इस तरह डिस्कशन हो रही होती है ना, तो एटलीस्ट हम लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं, सबको बैठ के, जो भी आपका शो देखेंगे जिसके ऊपर भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो मैं उसके आपकी वजह से मैं बेसिकली सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो लिंक आता है ना उस पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अब ये एक टेक्नोलॉजी हमें बड़ी इसलिए कह रहा है क्यूरियोसिटी क्योंकि हो रही उसको होती है, ऐसा अजीबोगरीब किस्म का थंबनेल उस पे नजर आ रहा होता है तो हम कहते हैं चेक करें इसके अंदर क्या है। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कुछ लोग तो इसलिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं जब ऑर्डर वाली कोई चीज आती है ना, कहते हैं मैंने कोई ऑर्डर दिया था, अच्छा सोचने लग जाते नहीं दिया था ना, कुछ फ्री में आएगा। ओए होए, वही ठीक लालच आ गया फिर से। ठीक है ना जी। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कोई पिक्चर आ जाती है, आपको पता है, ये चंदन पर पुरानी बात है कि पिक्चर के थ्रू पूरा बैंक अकाउंट हैक कर लिया गया। मेरा ख्याल है 20 लाख रुपए किसी बंदे के जो थे ना वो उन्होंने निकाल लिए। थ्रू पिक्चर। ठीक है,
थ्रू पिक्चर, व्हाट्सएप पे एक पिक्चर आई है, अब पिक्चर पे तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे वो तरह कि जी आपको कुछ नजर आ रहा है, वो ब्लर है, तो इंसान जो है एक ना फौरन अगेन है लालची वो भी, ठीक है, समझ गए आप, मैं यानी कि वो जी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ जी यहाँ जी पे नेशनल बिल्कुल, टीवी पे, समझ ठीक है, गई मैं। कि बेसिकली उसने क्लिक किया है हाँ, और उसके बाद वाइप आउट, 20 लाख रुपया, बकायदा न्यूज है ये, ओए होए ठीक है जी, होए। वो वाइप आउट हो गया उसके अकाउंट से। हाँ तो नहीं, आपको कोई चीज आती है किसी अननोन नंबर से, इवन नोन नंबर से आती है, क्योंकि नोन नंबर से भी जब एक बहुत सारी चीजें ब्रॉडकास्ट की जाती है ना, जी तो नोन नंबर से भी आपको चीजें आ रही होती हैं। एटलीस्ट पहले बंदे को फोन करके पूछ लें कि यार आपने मुझे कोई चीज भेजी है, ये क्या है, किस चीज का लिंक है ये, देन उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे वो काम का लिंक है उसको ओपन करने, अदरवाइज मैसेज को डिलीट कर दें। हाँ, कोई अच्छा, यहाँ पे अननोन फिर है, एक चीज, आपको आपसे जी रेलिवेंट नहीं है, या आपने कोई हाँ रिक्वायर आपको आपने नहीं रिक्वायर्ड था आपको कोई लिंक या पिक्चर, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको नजरअंदाज करें। जी, और हमारे यहाँ ना एक्चुअली लोगों को बहुत वही ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो पता नहीं उन्होंने मिलियनेयर बन जाने, तो मिलियनेयर बनने ऐसे का ही बहुत है, शौक है हम सबको, बिल्कुल, आई ठीक है एग्री। ना, ठीक है ना। यू आर राइट। मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमेशा हम एक बात कर रहे होते हैं, नंबर वन पे ये है, नंबर वन पे, यानी आपको ये हर जगह पे देखने को मिलता जी है, फर्स्ट दुनिया का पहला हम कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे हम हैं। हाँ मैं कहता हूँ बेचारा अगर कोई सेकंड नंबर पे आ गया या उससे पीछे चला गया, क्या फर्क पड़ता है उससे, डजंट ठीक है। मैटर। दैट्स वाई ना हम लोग गाड़ी में अगर जा रहे हैं ना, तो भी अगर हमें कोई कट मार के चला जाए तो हम कहते हैं इसकी जरूरत कैसी है, मैं कट मार के अच्छा, गया यहाँ या पे आगे मैं निकल गया। आपको अहमद साहब, ये बात आपने सीरियसली अपने सही बोली कि ये हमारी कोई अजीब सा हमारा माइंडसेट बना हुआ है वो, कि हम अब उस पे अना पे आ जाते हैं कि अब हाँ हाँ, औरतें भी यहाँ पे ड्राइव कर रही हैं, अगर किसी औरत ने ओवरटेक कर दिया तो साथ वाले ने ओफ, देखा कि भाई औरत ने मुझे ओवरटेक किया, ले भाई फिर इसकी खैर नहीं, ये औरत हो के मुझे ओवरटेक कर जाए। तो एक अजीब सी, यू आर अच्छा, एब्सोल्युटली राइट, कि हमने एक अजीब सा ऑरा बना लिया, अजीब सी हमने एक अपनी वो जो है ना अपनी ज़िंदगी को हमने कर लिया। मुझे बताइएगा अच्छा, कि हम देखते हैं बहुत सारी जगहों जी पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, या अपना जो कार्ड है वो यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे हम जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं डिजिटल सिस्टम है, इतना कैश कौन कैरी करे, तो जगह जगह पे कार्ड यूज़ करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो करना, ये सिक्योर रहती हैं या इसको मज़ीद सिक्योर करने का कुछ तरीका है? अच्छा, इसको यानी ऑब्वियसली उसके ऊपर आपने वो लगाया हुआ है, पिन कोड लगाया हुआ है, सो दैट्स ओके, या ठीक ओटीपी है, है तो वो वो आपके पास आता या है। ओटीपी है वो आता है, हाँ उसके बाद वो सारा कुछ होता है, तो दैट्स फाइन। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि जी अगर आपने ये चीजें नहीं लगाई हुई, तो वाईफाई के ऊपर, क्योंकि अब वाईफाई कार्ड्स आ चुके हैं हमें, ठीक है, तो लोग स्वाइप करने के लिए अगर कोई मशीन पीछे से, आपने जी कई दफा वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग पीछे से गुजार के चले जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें नुकसान इतना बड़ा नहीं होता, उसकी अच्छा रीजन ये है कि ओटीपी या उसके बगैर मेरा ख्याल है 1000 की अमाउंट होती है जो कि उसके बगैर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज करें 10,000 लोगों से 1000 रुपया भी जाए तो बहुत पैसे बन जाते हैं, ऐसे ही ठीक है। है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, इसकी तरफ और बहुत ज्यादा काम अभी हो रहा है, ट्रांजैक्शंस को माशाल्लाह बैंक्स जो हैं और बेताशा कार्ड बहुत चीजें काम कर रहे हैं इसके ऊपर, या जैसे अगर तो पाकिस्तान में एक काम और कर दिया जाए विच इज एक मशवरा, यानी कि ये चले आपके थ्रू ही माशाल्लाह एक और मशवरा वो दे देते हैं जी वो गवर्नमेंट को, ये कि या बैंक्स को, कि अपने डिजिटल कार्ड्स ले आए। हाँ डिजिटल कार्ड का फायदा ये होता है कि जब आपके मोबाइल में वो कार्ड है ना, तो उससे फायदा ये होगा कि वो उससे सेकंड ऑथेंटिकेशन मांगता है, दैट इज कॉल्ड डबल ऑथेंटिकेशन, कि ओके जब आपने डिजिटल कार्ड एक्चुअली लगाया वाईफाई पे, तो वो आपका फेस आईडी मांगेगा जो कि असल में आपका मोबाइल का कुछ होगा, या उस आपका डिजिट मांगेगा वहां पे, उसके बगैर वो ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। उस कार्ड को ओपन करने के लिए भी जरूरी है कि आपका फेस आईडी हो, अदरवाइज वो ओके। कार्ड आपको ओपन ही नहीं करने देगा। नाउ दैट्स सिक्योर, बहुत ज्यादा सिक्योर। अच्छा, ये तो मेरा ये ख्याल वाकई है ये कि बड़ा अगर सिक्योर है। मैंने अपने जो फ़ोन पे अपना फेस आईडी लगाई हुई है ना, उसमें जी बाज, अब आपको पता है ख़वातीन को बड़ा शौक होता है डिफरेंट ग्लासेस का, उन्होंने ढेर ग्लासेस का तो अपनी गाड़ी में रखा हुआ होता है, लेंस का भी होता है। लेंसेज का। एग्जैक्टली तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि जो मैंने फेस आईडी अपने फ़ोन पे लगाई हुई है, अगर मैं कुछ ग्लासेस है अगर मैं मुंह में लगाऊँ तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। मोस्टली अगर मैंने ग्लासेस लगा लिए तो वो मेरा फेस आईडी जो है डिटेक्ट ही नहीं करता, फ़ोन ओपन नहीं होता। जी ये कहता भाई जी, ग्लासेस उतार तो तो वो मेरे तेरा इसी चेहरा जो है ना वो डिटेक्ट करना है कि हाँ तुम ही हो, वरना नहीं। तो ये चीज़ भी है। देखें मजे
देखें मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर तो हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, माशाल्लाह गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इसके ऐसे ही है, ऊपर, तो हाँ। डिजिटल पेमेंट्स की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको डिजिटल कार्ड्स की तरफ भी आना चाहिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दैट इज ट्रू। जैसे पिछले कुछ अरसे में आया था गूगल पेमेंट्स आया था, ठीक है, तो अब उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन होती है प्रॉपरली, ओके। वो आप नहीं यूज कर सकते विदाउट एनी जो है ना अच्छा उसके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताइएगा, ये ठीक है। हम तो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें बाज़ दफ़ा वो हमारे कार्ड का नंबर मांगता है क्योंकि आपने पे करना होता है, तो वहाँ जी पे अपने कार्ड का नंबर जो है वो ऐड कर देना, ये सिक्योर रहता है? डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं। अच्छा अच्छा, वहां पे कई चीजें होती हैं, वही अगर आपका अकाउंट ऐसा है लाइक जहां से आप परचेज कर रहे हैं वो आपको पता कि फ्रॉडुलेंट नहीं है, वो इस तरह की चीज नहीं है, तो फिर तो देना कोई मसला नहीं, ओके। ठीक है। उसके बाद भी होता ही है कि जैसे ही आप उसमें इन करते हैं, इंटरनेशनल पे नहीं, जो पाकिस्तानी होते हैं जी। उनमें आप किसी जगह इन करते हैं, कईयों ने ये अथॉरिटी लगाई होती है कि जी वो आपको बैंक के पेज पे ले जाता है, जहां पे आपने जो ओटीपी आता है वो आपको देना होता है, जो आपको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आता है। सो ओके दैट्स फाइन, लेकिन जहां पे आप वैसे दे रहे हैं तो सिक्योर होती हैं, यानी उसके अंदर उन्होंने नीचे बकायदा वो सिक्योर का उनका एक आ रहा होता है कि जी ये है, तो ओके, यानी उसमें कोई वो चीज नहीं है। अगर आपने मंथली पेमेंट करनी है और आप उसमें सेव कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इशू होता है, लेकिन समटाइम्स इशू हो भी जाता है। अब उसमें देखें जितना हम इंटरनेट से कनेक्ट होते जा रहे हैं ना, जी। जितना हम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा हम वल्नरेबल बनते जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये जानना है, वही जो हमने नॉलेज की बात की, हमें ये जानना है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देनी है और कौन सी नहीं देनी नहीं है असल में, देनी, यस। ठीक है। तो अगर तो आपको लग रहा है कि जी यहाँ से मैं मंथ में 4 दफा परचेज करती हूँ और सारा सिलसिला, तो यस आप बिल्कुल ऐड करें। अच्छा, मैं और ये यहाँ पे चीजें यकीन जाने, ये जो आजकल जो स्कैम फ्रॉड और ये चीज़ें जी इतनी जो सामने आई है ना, जो हमारी अथेंटिक एप्लीकेशन है ना, उनको उनको वेरीफाई, यानी कि जो मेटा के थ्रू आपने करना होता है, आपने ब्लू टिक जी वगैरह जी लेना होता है, वहाँ पे भी आपने ऑब्वियसली अपना जो कार्ड है वो ऐड करना है। तो मैं वो ये जो इतनी हैपनिंग्स देख देख के ना, मैं अब उन पे भी अपना कार्ड ऐड नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ वो कार्ड जिसमें बस कुछ 10-15 हज़ार पड़े होंगे वो लगाना है मैंने वरना मैंने अपना मेन कार्ड नहीं लगाना। यानी कि वो सही है इतना ना। इतना ना इंसान डर गया हुआ है कि आप कार्ड लगाएंगे और अगले दिन अगले मिनट पता चले कि आपका सब कुछ अकाउंट खत्म हो जाए। साफ। अच्छा मैं ना वैसे ब्लू टिक वाली चीज पे भी मैं नॉर्मली ना लोगों को कहता होता हूँ कि यार हाँ। कि अब वो कौन होते हैं आपको वेरीफाई करने वाले, दिस इज व्हाट आई थिंक नॉर्मली, ठीक है। आपकी अपनी एक पहचान है, रादर देन के आप उनको कहें कि मुझे वेरीफाई करो, तो आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपको वेरीफाई करे असल में, दिस इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली। ठीक। अच्छा अहमद साहब, आप ओवरऑल हमारे नाजरीन को जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिकॉज अब टेक्नोलॉजी है, सब ने यूज़ करना है, इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है, ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन कुछ सेफ सिक्योर तरीके से, तो कोई एडवाइस देना चाहे, कोई पैगाम देना चाहें? अच्छा इसमें एडवाइस दो तीन बन जाती है। सबसे पहले तो जो लिंक है आपके पास उसको आपने नहीं खोलना है, ओके। लालच बहुत बुरी बला है, ठीक राइट। है। दूसरी बात, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, यू आर ठीक है राइट। जी। ये मैं वैसे बच्चों को कह रहा हूँ कि जी देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको ये जो कहते हैं ना इतनी देर में आप इतने पैसे कमा लेंगे, दिस इज, ये तमाम स्कैम्स होते हैं, ऐसे दिस ही इज है। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकती ये चीज, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, जी। तो इसलिए वो सिंपल एक छोटी सी बात ये करूंगा कि जिस बच्चे को आप नालायक कह रहे होते हैं ना, असल में वो आपका एसेट होता है, क्योंकि एंड पे वही आपके पास रह जाता है। लाइक बच्चे आपको छोड़ छाड़ के चले जाते हाय हैं, तो उसकी भी कदर हाय, करें, क्या क्या पते ठीक की है। बात की आपने अहमद साहब। थैंक यू सो मच अहमद, आपके वक्त जज़ाकल्लाह। का। डेफिनेटली नाज़रीन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आप देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, इसको सेफ सिक्योर बनाना आपके बस में है, आपके हाथ में है। आप इधर उधर राइट लेफ्ट चीज़ों में बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको मसला होगा, नुकसान होगा, चीज़ें हैक हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि हमारी जो गैलरी है, फैमिली कंटेंट है, वो वायरल हो गया, वो हैक हो गया, आपकी जो कुछ एप्लीकेशन थी वो हैक होगी, तो फिर आप लोग ब्लैकमेल करेगा जो भी हैकर होगा। तो चीज़ों को सेफ सिक्योर करना, महफूज करना आपके हाथ में है। ब्रेक की जाने बढ़ना, लेकिन ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले हमने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करनी है। जैसे मैंने बिल्कुल आगाज़ में भी कहा था कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है, ये जो रोज़मर्रा की इशा है, खाने पीने की मैं चीज़ों की बात करूँ तो उस कीमतों के हवाले से है कि उसमें जो इजाफा दिन ब दिन देखने को मिल रहा है।
آیا کیا ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ ایک عام آدمی کیسے تمام تر چیزوں کو افورڈ کرے گا؟ تو اسی حوالے سے یہ رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تاجروں کے مطابق درآمدگی لاگت، ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور ٹرانسپورٹ اخراجات مہنگائی کی بڑی وجوہات ہیں، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ غذائیت سے بھرپور خشک میوجات اب صرف خوشحال طبقے تک محدود ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم جی مہنگائی ہونے دی وجہ تو جناب کم کاروباراں تے بڑا اثر ہے۔ حکومت نو چاہیے جناب کہ جڑے وڈے ڈیلر ہیں ہن ہتھ بھی کوئی دباؤ ڈالے تے کہ جناب ریٹ تلے آون تے عوام آسانی نال لے سکے۔ اس کنگا کردے تے دکانداری تے بڑے اثرات ہیں۔ مہنگائی کا دورانیہ اس قدر بڑھ گئی ہے، بجلی گیس کے بل اس قدر زیادہ آ گئے ہیں کہ عام غریب عوام کی پہنچ سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کام۔ وزیر اعظم نواز سے گزارش ہے کہ اس میں کمی کی جائے، اور ایک طرف خشک میوجات اس قدر زیادہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں کہ ہم غریب عوام وہ خرید نہیں سکتے۔ وزیر اعظم نواز سے گزارش ہے کہ اس میں کوئی ایسا پیکج دیا جائے تاکہ غریب عوام بھی آرام سے وہ پرچیز کر سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے جینا دو بار کر دیا ہے اور اب خشک میوجات جیسی بنیادی غذائی اشیاء بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ پہلے ہم بچوں کی صحت کے لیے تھوڑے بہت خشک میوجات لے لیتے تھے، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ سردیوں کے اس موسم میں جہاں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خشک میوجات کو اپنی زندگی میں استعمال میں لائے، جو دوسری جانب ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو گاہک ہیں وہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان ریٹوں پر کنٹرول کرے تاکہ امیروں کے ساتھ ساتھ غریب آدمی بھی اس خشک میوجات کے سے لطف اندوز ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حامد نواز، سچ نیوز، خوشاب۔ جی بہت شکریہ حامد نواز صاحب۔ ناظرین ڈیفینیٹلی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس پہ تو اوبیسلی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے۔ اور خوشاب کی بات کریں تو وہ ڈوڈا جو ہم سنتے ہیں وہ اوبیسلی بڑا فیمس اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے، میں نے کھایا ہوا بھی ہے۔ میرے ایک عزیز وہاں سے آئے تھے تو وہ گفٹ لے کر آئے تھے، اب میں سوچتی ہوں وہ دوبارہ کب آئیں گے اور لے کر آئیں گے، کیونکہ لٹرلی وہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ اب جہاں پہ ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر ہم پرائز کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، تو ہر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کرے۔ لیکن یہ چونکہ سردیوں کی سوغات ہوتی ہے، ہر انسان کھانا چاہتا ہے، فیملی اس کی چاہتی ہے، بچوں کا دل چاہتا ہے، لیکن جب وہ قیمت کو دیکھتا ہے، پرائزز کو دیکھتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آیا وہ گھر کا راشن پورا کرے گا یا یہ جو سردیوں کی سوغات آئی ہوتی ہے ان چیزوں کو وہ کھائے گا۔ تو اس پہ گورنمنٹ کو اوبیسلی جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تاکہ کھانے پینے کی چیزیں ہر انسان کے ہاتھ میں ہوں، افورڈ میں ہوں، بس میں ہوں۔ بریک کی جانب بڑھیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ ناظرین اگلا ٹاپک ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم اپنے دماغ کی آزمائش کبھی کبھی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں جب آپ کسی بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جب آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، جیسے آپ کو یاد ہو کہ کچھ دن قبل ہم نے آپ کو ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، ایک پہلی ٹائپ تھی جو کہ ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، کچھ نمبرنگ آ رہی ہوتی ہے یا کچھ ایسی پکچر ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے کچھ چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ نمبر آف وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اس میں سے ڈھونڈنی ہوتی ہے، تو بڑی باریکی کے ساتھ ہمیں اس میں فوکس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ہماری ایکچوئل میں دماغ کی آزمائش، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ذہنی ایکسرسائز، جو کہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کے ہتھے لگ جائیں گے تو آپ جو ہے آپ اس میں پھر اپنے دماغ کا استعمال جو ہے وہ آپ کم کر دیتے ہیں۔ تو ہم ذرا دلچسپ پہیلیوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ پہلے تو بڑا یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا کہ ہم ڈفرینٹ محاوروں کا استعمال کرتے تھے، پہیلیوں کا استعمال کرتے تھے، جس سے ہمارے جو دماغی آزمائش ہے یا ذہنی ایکسرسائز ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اب اس کا کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فقدان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی کہ کمی اس میں واقع ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اور اگر ہم پہلیوں کا مقصد سمجھ آتے ہیں تو اوبیسلی ہم اپنی زندگی میں بہت ساری آسانیوں کو لے آتے ہیں، کیونکہ اٹ مین کہ آپ شارپ مائنڈ ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے دماغ کو زنگ نہیں لگنے دیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو بالکل اس کی سمجھ نہیں آ رہی، بالکل پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہے، اٹ مین آپ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دی ہے، آپ لکیر کے
फ़कीर बन चुके हैं, जो कि मुझे लगता है राइट नाउ कहीं ना कहीं आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और फिर याददाश्त को तेज़ करने में पहेलियों का बहुत अहम रोल है। हम कहते हैं याददाश्त की कमी होगी, बात करते करते भूलने लग जाते हैं। उसकी वजह ये है कि दिमाग का कम से कम इस्तेमाल जो हम आज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम तो चीज़ों पे बात करते हैं हम। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। अजमल साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आपके वक्त का अजमल साहब, वो बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर आपने हमें जो है वो आज वक्त दिया है। दिलचस्प पहेलियों की बात करते हैं, ये मुझे मेरे वक्त में याद है कि हम बड़ी डिफरेंट पहेलियाँ हम इवन ढूंढ ढूंढ के लाते थे कि हमने अपने दोस्तों के साथ उसको आज ये पहेली बोलनी है, मैंने कि बूझो इसको। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और ये पहेलियों का जो सिलसिला था ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। आया पहले एक तो ऑब्वियसली इस चीज़ की अहमियत को हम समझते थे, आज एक दौर इतना तेज़ होता जा रहा है कि हमें चंद सेकंड्स का नहीं पता कि आगे कौन सी चीज़ आने वाली है, क्या तब्दील होने वाला है। यानी कि बिल्कुल एक रैपिड फायर की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो पहेलियाँ हैं आज इस दौर के अंदर बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए कितनी ज़रूरी हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया, और मुझसे पहले आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है ऑडियंस को। यानी आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है कि आपने पहले ही से उनको एक मोटिवेट कर दिया पहेलियों के बारे में। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहली बात इसमें याद रखें, जैसे एक नौजवान हैं, आप हैं, हम हैं, या जो भी है, हम जिम जाते हैं और कहते हैं कि जिम हमारी फिजिकल बॉडी को एक्टिव करती है, और या फिर कोई जिमनास्टिक जाता है, कोई मार्शल आर्ट सीखता है। सेम इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं बच्चों के दिमाग की नशोनुमा हो और वो एक्टिव हो, तो ये जो पहेलियाँ होती हैं ये बच्चे के दिमाग के लिए जिम का काम करती हैं। बेहतरीन इसी अंदाज में, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी बच्चे को कोई काम कहते हैं, अगर हमें पता है उसे एक ही आंसर हटा दिया जाए, एक ही आंसर बता दिया जाए, वो सोचेगा नहीं। ऐसे ही है। लेकिन अगर हम उसे कहेंगे आप सोचें, मल्टीपल आंसर लिखें, इसके मल्टीपल थिंकिंग इस पे करें, पैटर्न करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारे स्किल्स उसके अंदर मौजूद होंगे, उसका दिमाग एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मूवी देखी, आप लोगों ने देखी होगी, 3 इडियट्स, जिसमें वो 2 नौजवानों को स्टेज पे बुलाते हैं, उनके जो चेयरमैन साहब या डायरेक्टर साहब होते हैं उस कॉलेज के, वो कहते हैं इनके दिमाग बड़ा फ्रेश है, बड़ा अच्छा कीमत मिलेगी, क्योंकि इन्होंने कभी यूज़ नहीं किया। तो अगर बच्चा दिमाग को यूज़ करना चाहता है तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बच्चा अगर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ लाइक पहेलियों जैसी चीज़ों को सॉल्व करेगा, तो वो उसके लिए वही काम कर रहे हैं जैसे हमारी बॉडी के लिए, बड़ों के लिए जिम काम कर रहा होता है। सो दैट्स वाई ये इतनी इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। तो आज इसका फुकदान हमें क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, हमने इसकी अपनी अहमियत की बात की कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक कि जैसे हम जिम जा रहे हैं, एक एक्सरसाइज हो रही है, इसी तरह बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। तो इसके बावजूद यानी कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा इसका हमें नज़र आ रहा है। इसके बावजूद इसका फुकदान है कि हम बच्चों के साथ, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह से जैसे हम एक रैपिड फायर पहेलियों का हम करते थे, अब कहीं होता हो बच्चा जो है वो फ़ोन से बाहर ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे एक 2 इश्यूज़ हैं। मॉडर्न दौर, ये जो जेन ज़ी है, इसके बाद का जो दौर आया, जिन्होंने बचपन से मोबाइल देख लिया, अल्फा देख लें, अल्फा जनरेशन देख लें, इन्होंने बचपन से मोबाइल देख लिया। यस। और सबसे बड़े इश्यूज़ यहाँ पे पेरेंटिंग का भी आता है कि घरों में मोबाइल भी दे दिए, घरों में टीवी भी दे दिए, और तमाम चीज़ें दे दी। अब बच्चे को सोचना पड़ नहीं रहा, उसको वो कहते हैं पकी पकाई देग मिल रही है, उसे सोचना नहीं पड़ रहा। यस। हमारे वक्त में क्या होता था, आपने भी बचपन पढ़ा, हमने भी पढ़ा कि कोई की बुक नहीं होती थी, हमें क्वेश्चन खुद से सोचने पड़ते थे। मैथ की कोई की बुक, कोई हेल्पिंग मटेरियल, कोई ट्यूटोरियल नहीं होते थे, खुद से बच्चा सोचता था। बचपन में एक दूसरे से कहानियाँ सुनते थे, तो कहानी बच्चा जब सुनता था, टीवी नहीं देख रहा, कार्टून नहीं देख रहा, कोई फिल्म नहीं देख रहा, स्टोरी सुनता था जब किसी से ऑडियो फॉर्म में, या कोई दादी माँ या कोई सुना रही होती थी उनको, तो वो अपने माइंड में वो सारा इमेजिन कर रहा होता था। ट्रू, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल वो परियों की कहानियाँ, वो बादशाह था, वो ये था, वो था। अब बच्चा जब ये कहानी सुने तो उसके माइंड में एक सिस्टम डेवलप होता जा रहा है, और वो ऑटोमेटिक नानी अम्मा थी, वो हमें वो कहानियाँ सुनाती थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये अच्छे से याद है, हम उसको ज्यूम कर रहे होते थे कि अच्छा इस तरह जंगलात में जा रही है वो परियों की कहानी, और वो तमाम तरह, और उसका जो एट द एंड उसका जो लेसन हमें मिलता था वो किसी न किसी अच्छी बात की सूरत में होता था। तो वो सारी चीज़ें हम ज्यूम कर रहे होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब हमने बच्चे के सामने एक विजुअल चीज़ दे दी है, ठीक है, अब विजुअल बच्चे का माइंड होगा, वो सोचेगा नहीं। अब तो पहेलियाँ क्या किरदार अदा करती हैं कि जब हम पहेली बच्चों को देते हैं वो सोचता है, उसका थिंकिंग पैटर्न बेहतर होता है, और जिससे उसका जो दिमाग है वो एक्टिव होता है, उससे जंग नहीं लगता।
अदरवाइज हम बच्चों को जब हर चीज़ नोट्स बना के दे दिए बचपन से ही और हर चीज़ बना के दे दी, तो फिर बच्चा क्या है कि उसी पे फोकस करता है, वो सोचता नहीं है। तो सोचने के पैटर्न को बेहतर करने के लिए, बच्चे के थिंकिंग को बेहतर करने के लिए पहेलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती और यही चीज़ अगर हम नौजवानों के साथ रिलेट करें तो नौजवान भी बिल्कुल इन चीज़ों से दूर है। बिल्कुल ऐसे। तो यानी कि उनकी भी सोचने समझने की सलाहियत हम कहें तो वही चैट जीपीटी से कुछ भी पूछना है फ़ौरन से उसको कमांड दे दो, या दीगर जो चीज़ें आई हुई है, गूगल है, यूट्यूब, व्हाटएवर, किसी चीज़ से आप सर्च करो, आपको वो बता देता है। यानी कि खुद सोचना उन्होंने कम कर दिया हुआ या ख़त्म कर दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी पहेली पूछता हूँ, अल्लाह जी। ये ऑडियंस के लिए भी है जो सुन रहे हैं, और मैम से हम भी। यहाँ पे सोचेंगे। यहाँ सोचने का प्रोसेस है ना। Yes. फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल है, उसमें 3 लीटर मिल्क आ सकता है, और एक बॉटल है जिसमें 5 लीटर मिल्क आ सकता है। तो हमने 4 लीटर मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ सोचें, आंसर ना भी दे, कोई इशू नहीं। ऑडियंस लाजमी सोचे, और ये जो पहेली है ये बच्चों से लाजमी पूछे। रात को सोने से पहले बच्चों के दिमाग में डालें, एक बॉटल है जिसमें 3 लीटर मिल्क या वाटर आ सकता है, और एक बॉटल जिसमें 5 आ सकता है, बट वी हैव टू मेजर द 4 लीटर मिल्क। ठीक है, तो कैसे मेजर कर सकते हैं? तो यहाँ इसमें सोचें कैसे करेंगे। ओके, ये आज मैं ज़रूर सोचूंगी। अब तो यहाँ बल्कि सोचती रहूंगी अब थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ को सोचता है तो वो डिफरेंट करता है, या मैं इसमें 3 लूंगा, इसमें 4 लूंगा, इसको साइड पे कर दूंगा, इसमें ये करूंगा। यस, मतलब आपका कहीं ना कहीं दिमाग चलना शुरू हो जाता है। ये पहेलियों का किरदार था। ओके, इसी वजह से अगर हम देखे जाए तो जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा, उनके अंदर डाटा सिस्टम कम था। वो चीज़ों को सोचते थे और उसी सोच पे ही वो अपने लेवल पे पहुंचे। लेकिन आज का जो चैट जीपीटी, एआई, ये जितना भी सिस्टम हमारे पास आ चुका है कि बच्चों को सोचने का मौका नहीं मिल रहा। नहीं है, वो लिखता है क्वेश्चन, आंसर मिल जाता है, उसे सोचने वो यानी खुद से सोच नहीं रहा। अब देखिए, जब हम अपने जो हमें एक टॉपिक मिलता था उस पर हमने लिख के ले जाना होता था, अपने असाइनमेंट्स तैयार करनी होती थी, हम खुद उस पर अपनी सारी किताबें हमने छानबीन करनी, किस सवाल का जवाब कहाँ होगा, कैसे उस पूरी असाइनमेंट को हमने तैयार करना, यानी सारी चीज़ें हम खुद तलाश करते थे। अब वो वाली बात, चैट जीपीटी को या किसी भी चीज़ को आपने कमांड दी, ये टॉपिक है, वो सारी चीज़ें आपको बना के दे देगा। कहाँ आपने सोचा, बिल्कुल कहाँ से आपने सर्च किया, वो किताबों में देखना, लाइब्रेरी में देखना, या खुद सोचना, वो सारी चीज़ें हमने वाइंड अप करी, यानी कि रट्टे सिस्टम की तरफ हम आ गए। तो ये अब ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। जैसे इससे पहले हमारा टॉपिक था टेक्नोलॉजी पे, हम बात कर रहे थे, तो इसमें तो इनोवेशन आती जा रही है, तो जिद्दत आती जा रही है। अगर यही सिलसिला रहा और पहेलियों का तो हमने उसको तो जड़ से हमने सफाया कर देना, उसका खात्मा कर देना, जो कि कहीं ना कहीं हो भी रहा है। हाँ, अगर देहातों में, गांव साइड पे हो सकता है आज भी ये रवायत अभी ज़िंदा हो कि कहीं ना कहीं लोग बैठे हैं तो वो पहेलियाँ एक दूसरे से करने लगे कि ये बूझो। तो लेकिन शहरों के अंदर तो मुझे इसका बिल्कुल जो है ना वो फुकतान नज़र आ रहा है, कोई रुझान इसका नहीं है कि किसी को पहेलियों का पता होगा। अगर यही सिलसिला रहता है तो आने वाले वक्त को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये जो इंसानी अक्ल, ये जो दिमाग अल्लाह पाक ने दिया इंसान को, इसका मुकाबला कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, कोई चीज़ नहीं कर सकती। इसी को हमने इस्तेमाल करना जो है वो बंद कर दिया है। तो आने वाला टाइम आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे इशू वाला जो आने वाला, यहाँ पे वो लोग जो एक्चुअल में एआई को बनाने वाले हैं, मोबाइल को बनाने वाले हैं, कंप्यूटर बनाने वाले हैं, वो अपने बच्चों को ये सिखा नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं, तो मेरी सर्टिफिकेशन है यूके से भी है, फिनलैंड से भी है। तो जब हम उनके एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो फिनलैंड के अंदर बच्चे को कम से कम आप ये अंदाज़ा करें कि मैट्रिक तक मोबाइल नहीं दिया जाता। मोबाइल देने का एक तरीका है कि यही काम करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। ठीक है, फिर उनके थिंकिंग पैटर्न को बेहतर करने के लिए पजल्स होती हैं, क्विज़ेस होते हैं, कंपटीशन होते हैं, स्किल्स होते हैं, ये इम्प्रूव कर रहे हैं उसके मेंटल स्टेट को। ठीक है, अगर हम यहूदियों की बात करें, हम कहते हैं वो बहुत आगे हैं, तो क्यों है कि उनके बड़े से बड़े बंदे के पास भी जो आम बटन वाला मोबाइल होता है, वो क्योंकि खुद सोचते हैं, वो अपने बच्चे को सोचने पे मजबूर करते हैं, मैथ के स्किल सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ग्रूमिंग की बात करें, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट फ्यूचर बेहतर हो तो हमें थिंकिंग पैटर्न पे आना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें बच्चे को एक टास्क देना पड़ेगा। बेटा फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास है, इसको हमने फुल कलर देने हैं, तो बच्चा खुद सोचे, ना कि वो ये कहे कि यार नहीं ये इसी तरह से मैंने कॉपी पेस्ट की दुनिया से हमने दूर रहना है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, और यहाँ पे माँ बाप पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे टीचर्स हैं, और इन सबको अगर गाइड करने वाला हमारा सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अंदर इस वक्त जो SLO बेस को छोड़कर उन्होंने शॉर्ट सिलेबस किया, अब बच्चा सोचेगा नहीं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रटा लगा देगा। जब बच्चा उन्हीं क्वेश्चन को रटा लगा लेगा, वो सोचेगा कब?
इनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट नहीं है। मैं एक पेपर देख रहा था, आई थिंक 90s का पेपर था, बहुत पहले, पाकिस्तान से बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के फौरन बाद का पेपर था। उसमें ऐसी ऐसी बातें या ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि वो हमारी आज की बुक्स में नहीं है। इसके रीज़न है कि वो बच्चे की थिंकिंग पे काम कर रहे थे। इसी वजह से तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग पैदा हुए पाकिस्तान में। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ बच्चे को एक पैटर्न पे ले आए हैं। अब पता है कौन पैदा हो रहे हैं? इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, अब ये पैदा हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर से हम बात अगर करते हैं, अब ये लोग जो हैं ये भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक है। ट्रेंड चलता है हाँ। और सारे इन्फ्लुएंसर उसी को फॉलो कर रहे हैं। कुछ नई क्रिएटिविटी वो भी नहीं ला रहे। नहीं आती। अच्छा साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़िम इस पे मजीद बात करते हैं, बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अहम ये टॉपिक है, तो इस पे मजीद आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, बट ब्रेक के बाद साफ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे दिलचस्प पहेलियों के बारे में, और ये हमारे दिमाग की आजमाइश या एक्सरसाइज होती है, तो इस पर मजीद बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं आज की डेली डोज की जानिब से, यानी कि नेक्स्ट स्टोरी की जानिब से। जो नेक्स्ट स्टोरी हमारी है नाज़रीन, दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले हमने आपको जिस स्टोरी की तरफ हम आपको लेके गए थे वो थी चांद पर एक खूबसूरत सा कमरा लेने की। लेकिन अब ये जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी, ये है साइकिल चलाने की। अच्छा, साइकिल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आजकल हमने अगर मार्केट जाना ना 1 किलोमीटर भी दूर है तो हम गाड़ी निकालेंगे, हमने वॉक नहीं करनी। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने घर में साइकिल रखा हुआ है, अगर आप साइकिलिंग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि हम जिम जाते हैं पैसे दे के साइकिल चलाने के लिए, वहाँ पे एक्सरसाइज तो भाई ना घर में ही रख ले। अच्छा, तो ये अगली जो स्टोरी है, साइकिल चलाने की तरबियत देकर इस नौजवान ने पैसे कमाए हैं, है ना कमाल की बात। और क्या किया है जी, 2 साल में लाखों रुपए इस नौजवान ने कमा लिए हैं। और सिर्फ क्या किया है, इसने साइकिल की तरबियत दी, यानी कि साइकिल चलाना सिखाया है। वैसे तो आपने देखा होगा कि बेशतर अफराद साइकिल चलाना खुद ही सीख लेते हैं और इसके लिए किसी से मदद के लिए ज़रूरत जो है वो ऑब्वियसली नहीं पड़ती। मगर जब कोई फ़र्द साइकिल चलाना सीखने के लिए, यानी कि अगर वो किसी की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसको उसका मुआवजा जो है अदा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं साइकिल चलाने तो सीखना ठीक है, मैं वैसे ही सिखा दूंगा। मगर चीन में मास्टर्स की तालीम हासिल करने वाले एक नौजवान ने 2 साल के दौरान बालिग अफराद और बच्चों को साइकिल चलाने की तरबियत देकर लाखों रुपए जमा कर लिए। आप सही सुन रहे हैं। और ये ली नामी नौजवान है जो शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पार्ट में मास्टर डिग्री के 3रे साल में ज़ेरे तालीम है। और इसी दौरान 2 साल के अंदर इसने साइकिल चलाने की तरबियत दी। जिन लोगों को साइकिलिंग का शौक़ था वो सीखना चाहते थे, और इस बच्चे ने जो है वो $39,000, यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूं तो 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस से ज़ायद ये रकम बनती है। ली ने चीनी मीडिया से बात करते हुए बताया कि बरसों साल उसे और इसके एक दोस्त को एहसास हुआ कि यहाँ साइकिल चलाने की तरबियत देने की मांग बहुत ज़्यादा है, तो इसने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। मगर दोस्त जल्द ही मुलाजमत करने लगा और उसने वो काम छोड़ दिया, यानी कि बीच में रोक दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस बच्चे ने जो है सिलसिला जारी रखा, और देखें आज जो है उसको जो रिज़ल्ट मिला वो ये कि वो बच्चा, उसने पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा 2 साल के अंदर उसने कमाया। मतलब कि अगर आप भी एक सिलसिला शुरू कर दें तो आप भी माला माल हो सकते हैं। वेल, हम अजमल साहब की जान दोबारा आते हैं। दिलचस्प पहेलियों की हम बात कर रहे थे। अजमल साहब, हम ये बात कर रहे थे कि अगर आने वाले वक्तों में हमने जो देख रहे हैं कि बड़ा तल्ख दौर आ रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, हमने अपने दिमाग को अगर सुन कर दिया, सुस्त कर दिया, अल्लाह की बनाई हुई ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है हमारे पास, जिसमें सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की, कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये किसकी तख्लीक है? एक इंसानी दिमाग की है, और इसी तख्लीक की वजह से अगला इंसानी दिमाग जो है वो सुस्त होता जा रहा है। तो आया इसके आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो आप हमें बता रहे थे। जी बिल्कुल, हम इस पे अगर बात करें तो मैं पहले आपकी ये स्टोरी पे आता हूँ। ज़रूर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने शेयर किया और ये बड़ी अच्छी बात है, इस तरह की स्टोरी शेयर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थिंकिंग की बात करें, पहेलियों से थिंकिंग बेहतर होती है। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उस पर टेक्निकल मैं बात नहीं करता। एक होता है स्टोरेज वाला और एक होता है सोचने वाला। जब पहेलियाँ करते हैं वो थिंकिंग वाला जो हमारा पोर्शन होता है दिमाग का, वो एक्टिव हो जाता है। उसके नए नए कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो नए नए रास्ते तलाश करता है और वो सिर्फ रटे को याद नहीं करता। ये जो ली की आपने बात की है,
कमाल का इंसान है। Serious? सेम इसी तरह की एक स्टोरी मेरे माइंड में आती है। हमारे एक सीनियर थे, PhD मैथ करने गए चाइना में। ओके वहाँ उन्होंने देखा कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती। ओके, हाँ उन्होंने इंग्लिश- चाइनीज को जी बिल्कुल, नहीं है इतना। आज से 10-12 साल पहले की बात Okay. है। उन्होंने इंग्लिश सिखाना शुरू कर दी और PhD साइड पे करके इंग्लिश ही सिखाते रहे। ग्रेट। वहाँ से बहुत ठीक ठाक कमा रहे वाह। हैं। ये होता है कि थिंकिंग हो, कि हमें प्रॉब्लम्स का पता हो, हम अपने मुआशरे को देख के भी एक प्रॉब्लम को एनालाइज करें Yes. और छोटा सा सोल्यूशन देख के भी ठीक ठाक कमा सकते हैं। True. ये होता है थिंकिंग अगर हमारी हो तो। अगर नहीं है तो फिर वही होगा कि ये जॉब करनी, MBA कर लिया, बिजनेस नहीं करना भाई, जॉब करनी है। कोई जॉब मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो MBA की डिग्री हाथ में लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, इस मामले में चाइनीज को अगर हम देखें तो वो बड़े मेहनत पसंद लोग हैं। जहाँ उनकी सोच आती है जिस काम की भी, वो करने लग जाते हैं और एट द एंड उनको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि बचपन से ही उनको सोचने पे मजबूर किया जाता है। ऐसे ही है। उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके क्वेश्चन को जो है वो रोका नहीं जाता ताकि उनकी थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो, उनका फोकस डेवलप हो। आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बच्चा है उसने रट्टा ला लिया, फटाफट पेपर सॉल्व करता है, जी। लेकिन अगर उसका पहेलियों वाला ज़हन होगा, पजल्स को सॉल्व करना होगा, वो थिंकिंग पैटर्न पे जाएगा और फोकस करेगा, फोकस करते करते नए नए आइडियाज पे बनाएगा। आएंगे। अच्छा, अगर इसी तरह से रोज़ाना हम बच्चे को या नौजवान को, जैसे आपने हमें एक पहेली दी थी, तो इस तरह अगर हम मुख्तलिफ पहेलियों को हल करवाने लग जाते हैं हम, तो क्या जो हमारी याददाश्त है वो भी बेहतर हो सकती है? बिकॉज राइट नाउ ये भी एक बड़ा हम सुनते हैं ये एक मसला कि बात करते करते मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। उस तरह से बच्चों की याददाश्त स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, सबक नहीं याद कर पाता या ज़्यादा टाइम याद नहीं रख पाता। तो अगर हम रोज़ाना 20-25 मिनट ये एक्सरसाइज करते हैं, पहेलियाँ हल करवाते हैं, चाहे वो नौजवान है चाहे वो बच्चा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इससे हमारी याददाश्त बेहतर हो सकती है। बिल्कुल डेफिनेट सी बात है। याददाश्त उस वक्त बेहतर होती है जब हमारा फोकस बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई चीज़ बच्चे को मिलेगी, उसको वो माइंड में रह जाएगी। हम बाजार से आते हैं, कितनी गाड़ियाँ देखते हैं, लेकिन हमें कोई याद नहीं रहती। लेकिन कोई अजीब सी ढंग भंगी सी अजीब से कलर की कोई गाड़ी होगी, वो हमारे माइंड में बैठ जाएगी, वो हमेशा याद रहेगी। ये कुछ पहेलियाँ हमारे बचपन में हमारे सामने एक पहेली पूछी थी। कहते हैं कि दो ट्रेनों का आपस में टकराव होता है, कोई चीज़ नहीं बचती, हर चीज़ टूट जाती है। एक लाइट है, वो कभी बंद होती है कभी बुझती है, क्यों? सोचिए। एक लाइट है, वो कभी बंद होती है कभी बुझती है। ये कौन सी लाइट है? हर चीज टूट। सोचिए। अब गौर से देखें, इसका आंसर मैं कर देता हूँ। हाँ। बंद होना और बुझना एक ही बात है। ओ ये बचपन में जो चीज ओके, बंद होना और बुझना। देखिए ये बात है कि आपने वर्डिंग पे भी फोकस करना, यानी कि सोचना। अब बंद और बुझ तो एक ही चीज है। एक ही चीज है। ओके, तो इस तरह की जो चीजें हमें याद रह जाती हैं। यस। ठीक है, अगर हम अपने पेपर्स को, अपने एग्जाम्स को, अपनी बुक्स को भी मुख्तलिफ स्टोरीज बना के याद कर लेंगे, मुख्तलिफ पैटर्न बना के याद कर लेंगे, तो हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी। यस। वो फिर बचपन से हो या जवानी तक हम नहीं भूलते। लेकिन जो चीज़ हमने बस अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ है, जो चीज़ जितनी जल्दी याद होती है वो उतनी जल्दी भूल भी जाती है। ये भी गलत सही है। ये बात भी सही है। एक बंदे ने, बच्चे ने, हमारे एक स्टूडेंट क्लास फेलो थे, वो एक दफ़ा एक चीज़ को पढ़ते थे, याद हो फटाफट टेस्ट दे देते थे। हाँ। हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन बोर्ड में जब एग्जाम के रिजल्ट आए तो हमारे मार्क्स उससे बेहतर थे, तो सर ने ये बात फिर की थी कि आप जल्दी रट्टा लगा लेते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। ओके। यहाँ पे मनी का कंसेप्ट अगर हम बात करें, इजी टू कम इजी टू गो, हार्ड टू कम हार्ड टू गो। जो चीज़ आसानी से आती है वो आसानी से जाती है। तो ये है असल पैटर्न कि अगर हमारी थिंकिंग बेहतर होगी, फोकस बेहतर होगा, मेमोरी भी बेहतर होगी। अच्छा, जो हम अपना जो रिएक्शन टाइम है हमारा, वो कैसे हमारे दिमागी एक आजमाइश या इसकी सोच को बेहतर बना सकता है? क्योंकि आजकल ये जो हमारा रिएक्ट है ना, वो भी बड़ा मैटर कर रहा है। असल में हमें पहले बचपन में सिखाया जाता था, हमेशा से आपने देखा होगा कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। सीरियस। ये वही पजल वाला सिस्टम है अब कि पहले आप बोलते हैं, फिर हम तोलते हैं या सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे, और बाद में जो हो चुका होता है उसमें कहते हैं यार ये क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है। तो अगर हम पहेलियां हों या पजल्स हों, इनकी यही बात है कि इसमें पहले हम सोचते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते। और मल्टीपल ऑप्शंस को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो फिर वहाँ पे पैटर्न हमारा सही बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मर्द और ख़वातीन की बात करें या बच्चे और बच्चियों की बात करें, तो पहेलियाँ सॉल्व करने में ज़्यादा शार्प कौन आप समझते हैं कि किसका दिमाग ज़्यादा चलता है, लड़कियों का या लड़कों का? ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे। ओके। एक बच्चा है, उसकी बचपन से ही ट्रेनिंग हुई है,
वो बच्चा हो या बच्ची हो, वो बाकियों से ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकता है। ग्रेट। ये ऐसी देखें, ये भी एक कहते हैं कि लड़के का दिमाग तेज है, ये कम है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा। लेकिन ये पैटर्न है जिसकी जो ट्रेनिंग हुई हो। साइकिल की बात करें, किसी को चलाना ही नहीं आता, ठीक है, वो नहीं चला सकता, उसे कहिए 2 पहियों में कैसे ये बैलेंस कर लेते होंगे। जब चलाना सीख लेता वो कहता है ये तो बहुत आसान है। ये वो पैटर्न है कि जो बचपन से तरबियत दी गई। यहाँ पे स्कूल वाले, पेरेंट्स, जो भी आप लोग शो करते हैं, मुख्तलिफ आप भी रोजाना की एक पहेली सुनाया करें कि आज इसको सॉल्व करें और यूट्यूब के नीचे कमेंट्स पे करें, तो यहाँ पे आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, और डेफिनेट सी बात है वो चीज़ जो है बच्चों के लिए सोचने का मौका मिले, क्योंकि पेरेंट्स भी इतने बिजी हो चुके हैं कि वो बच्चों के साथ ना स्टोरीज शेयर कर पा रहे होते हैं। पहेलियाँ तो शायद उनको भी शायद अभी याद नहीं अपनी मसरूफियात में, लेकिन एक आधी पहेली अगर वो रात को या बच्चे को, तो थिंकिंग पैटर्न बेहतर होगा। अच्छा, मुझे याद है कि एक मैगजीन आया करती थी जब हम स्कूल कॉलेज का हमारा टाइम था, तो वो पेपर या मैगजीन से वो डिफरेंट, आपको पता होगा, एक पोर्शन होता था जिसमें कुछ पहेलियाँ होती थी, कुछ जोक्स होते थे, कुछ शेर व शायरी लिखी होती थी। तो उस पार्ट का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था और हम भी उसमें ढूंढते थे, और वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें यानी कि जो हमें पसंद आने जोक पहेलियाँ हम वो नोट कर लेते थे। लेकिन अब वो पेपर के अंदर देखें या मैगजीन्स के अंदर देखें, अब वो पोर्शन भी ख़त्म हो गया। क्यों? वहाँ से उनको पैसा नहीं आ रहा। बिल्कुल, वो कहते हैं वो तो वेस्ट हमारा पन्ना जा रहा है, वाई नॉट हम वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट लगा दें। तो वो चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही और लोग उस पर इतना सर्च भी नहीं करते। अच्छा, फ़ोन आ गया, क्योंकि अब हम पेपर की तरफ या मैगजीन्स की तरफ भी नहीं जाते, अब तो फ़ोन पे सारा कुछ है। फ़ोन के अंदर जो हम देखते हैं डिफरेंट गेम्स जो हैं, तो या जो डिफरेंट वहाँ पे गेम्स हमें नज़र आती हैं, क्या वो खासकर ब्रेन गेम्स जो हैं वो भी हमारा फोकस या IQ लेवल बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल करती हैं और करना भी चाहिए। हमारे कुछ रिलेटिव थे, उनके घर में गया तो उनके बच्चे जो है वो एक गेम्स है जिसमें मुख्तलिफ फ्लैग्स कंट्रीज के आ रहे थे, तो उनके कैपिटल्स बताने थे, उनके कंट्रीज के नेम बताने थे। ये बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है, ब्रेन के अंदर वो चीज़ बैठ भी रही है और बच्चा सोच भी रहा है, उसे पजल सॉल्व करने हैं। लेकिन यहाँ मोबाइल से सॉल्व करने का सबसे बड़ा इशू ये होता है, गेम खेलते खेलते कहीं और निकल जाते हैं। फिर गेम्स में ऐसी गेम्स आ गई जिसमें थिंकिंग पैटर्न है ही नहीं है, वो बस फाइटिंग करते जाएं और मरते जाएं, एग्रेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये इश्यूज हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को चाहिए कि कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं और ख़ास किस्म की जो गेम्स हैं, पजल्स वाली हो गई, कोई माइंड गेम्स वाली होगी, उनको इंस्टॉल करें, बाकी बच्चों को दूर रखें। अच्छा, इस तरह मैंने कुछ देखे हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन वो पाकिस्तान के नहीं, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर है ना, उनको सवाए चवलियाँ मारने की और कोई काम नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे बेढंगे बेतुका उनका कंटेंट होता है कि बंदा कहता है इसको मैं क्या देखूँ, क्या मुझे ये सिखा रहा है, और बस पता नहीं कैसी कैसी उनकी व्यूवरशिप है। ये जो मैं अभी बात बता रही हूँ ये इंटरनेशनली, यानी कि जो हमारे गोरे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो डिफरेंट तरीके से कंटेंट वहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिसमें आप कोई फ्लैग दिखा दिया, कंट्री का नाम बताएं, या कोई ऐसा एक डिजिट बता दिया, उस डिजिट से रिलेटेड वो कहते हैं कि हमें इतने नाम बताएं, ये इतने कंट्रीज़ के नाम बताएं, या इतने फ्रूट्स के नाम बताएं। यानी अब वहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है माइंड, और वो सोचने लग जाते हैं, यानी कि वो इस तरह की क्रिएटिव वहाँ पे थिंग्स कर रहे होते हैं। मुझे लिटरली वो, मैं खुद वहाँ पे स्टॉप हो जाती हूँ, मैं खुद उनको सुनने लग जाती हूँ, और साथ साथ वो उनसे पूछ रहे थे, वो काउंट कर रहे होते हैं, मैं भी सोच रही होती हूँ अच्छा से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिकटॉक, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, जिस पे भी जो भी आ रहा है, वो ऐसा कोई अजीब कंटेंट है कि हम बड़े देख के कहते हैं कि ये क्या है, तो अगर बच्चा उसको देख रहा है तो वो फॉलो करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो ऐसे कंटेंट को खत्म करना चाहिए। अच्छा, आप यूज़ करते होंगे टिकटॉक? मैं किसी एप्लीकेशन का नाम नहीं लेना चाहता, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। टिकटॉक पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो ऊपर 3-4 ऑप्शन आते हैं, उनमें एक फॉर यू है, और कौन कौन से ऑप्शन हैं? उसमें फॉलोइंग है, हाँ, फॉर यू है, हाँ। एक और ऑप्शन भी आता है 4th नंबर पे, सबसे पहले आता है, लेकिन बच्चे ना बड़े उसको फोकस नहीं करते। एक्सप्लोर भी आता है, एक और भी आता है, और उसके अलावा क्या आता है? स्टेम का क्या आता है? स्टेम, STEM, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। यानी 4 उस पे आते हैं जी। वो स्टेम क्या है? अगर उस पर आप क्लिक करें या पेरेंट्स उस पर क्लिक कर दें, उस पर पूरी दुनिया के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें होती हैं। यहाँ ये कोई एक्सप्लोर नहीं करता। हर टिकटॉक पे आता है? हर टिकटॉक पे। अब अभी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, नहीं अभी हम ओपन करेंगे ना तो खामा खा के पता नहीं कौन सा वावेला हो जाएगा, वो मर जाएगा। नहीं, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को स्टेम यानी कि स्टार्ट में आता है। बिल्कुल, सबसे पहले स्टेम लिखा होता है, लेकिन इस पे कोई क्लिक नहीं करता। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लोर, उसके एक्सप्लोर, फॉलोइंग, फॉर यू, फिर फॉर यू, हम आमतौर पर फॉर यू वाली देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, वही उसमें वीडियोस देखी जा रहे हैं, टिकटॉक देखी जा रहे हैं। स्टेम ओपन करें ना। ओके, हम एप्लीकेशन को पॉजिटिव यूज क्यों नहीं करते? ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो एएसएस का प्रॉब्लम के सोल्यूशन को थिंकिंग पैटर्न बनाए, तो स्टेम वाले ऑप्शन को लाजमी पेरेंट्स एक्टिव करें और बच्चे को वो दें
फॉर यू वाली कभी भी बच्चों को ना दें। स्टेम में बड़े एक्सपेरिमेंट हैं और उनके व्यूज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी लर्निंग है। और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस मामले में। स्टेम यू में पाकिस्तानी वीडियो शायद कोई एक नजर आया आपको। अच्छा, सारे गोरे हैं बाहर के लोग। क्यों? वो चाहते हैं कि उनका बच्चा ये स्टेम सीखे, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की चीजें सीखें, क्योंकि ये वो इंजीनियरिंग चाहते और हैं ना मैथ कि की चीजें टेक्नोलॉजी की तरफ आए तो कुछ प्रोडक्टिव, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे कि अगर हम पहेलियों की तरफ आते हैं, सुलझाने की तरफ, इससे हमारी दिमागी सेहत बेहतर होती है, तो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मसला मसाइल है तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई फ़ौरन सडन कोई हल अच्छा निकाल सकते हैं। तो ये ओवरऑल तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज? जी, मैं नाज़रीन के साथ एक छोटा सा पैगाम शेयर करना चाहता हूँ, पेरेंट्स के साथ स्पेशली और टीचर्स के साथ, कि आप बच्चों को इस अंदाज में तैयार करें कि बच्चा रटे की बजाय थिंकिंग पैटर्न पे आए। क्योंकि जो सोचता है वही सोल्यूशन निकालता है। जब वो सोल्यूशन निकालने वाले बनेगा, वो कल को लीडर बनेगा कि किसी भी प्रॉब्लम में आप आके किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ये उस लीडर का काम होता है। हमारे यहाँ क्या है, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, वो इतना ज्यादा माइंड में ले लेते हैं कि कल को डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और वो मामला खुदकुशी तक चले जाते हैं। एग्जैक्टली, तो इससे बचना है हमें। थैंक यू सो मच अजमल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हम दिमाग यानी कि ये भी हमारी बॉडी का एक बहुत अहम ऑर्गन है, हिस्सा है, तो ये भी एक्सरसाइज मांगता है। अब हम बाकी बॉडी की तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज हमें रिक्वायर्ड है उसको हम भूल जाते हैं। तो पहेलियों की बात करें तो यकीन जाने कि इसकी बेहतरीन एक्सरसाइज है, बेहतरीन ये इसकी ग़ज़ा है, और ये चंद मिनट की बात है। चंद मिनट आप इसको ये एक्सरसाइज करवाएं तो देखिएगा उसको कितने पॉजिटिव और कितने देर पा रिजल्ट उसके रहते हैं। ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम ज़रा खूबसूरत मकामात की बात करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा राइट नाउ जो सिचुएशन है, जो वेदर है, मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ या इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ, हर इंसान जो है वो घूमने फिरने के लिए निकला हुआ है, सैर व तफरीह के लिए निकला हुआ है। डिफरेंट जो सियाती मकामात हैं उनको देखने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं रवाना हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी भी छुट्टियां हैं, वेकेशंस उनकी चल रही हैं, अगर नहीं भी तो उन्होंने कहीं ना कहीं से ऑफ लिया हुआ है। ये तो हम हैं जिन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही होती, आप लोगों के साथ हमने डेली यहाँ पे आना होता है। वेल, तो ऐसी जो डिफरेंट हम देखें सियाती मकामात हैं, या कुछ लोग उसको दुनिया की अजीब व गरीब सियाती मकामात का भी नाम दे दें, क्योंकि वो बड़ी हैरान कुन चीज़ें होती हैं, हैरान कुन मकामात होते हैं जिसको देख के इंसानी अक्ल जो है वो हैरान और परेशान रह जाती है, दंग रह जाती है। यहाँ मैं अगर डिस्कस करूँ या पॉइंट आउट करूँ तो सिर्फ इंटरनेशनल बेस ही नहीं, बल्कि हम अपने पाकिस्तान की ही बात करें, यहाँ की जो सियाती मकामात हैं वहाँ पे भी जब आप जाते हैं, ख़ुद जाके जब आप एक्सप्लोर करते हैं, विज़िट करते हैं, तो ऐसे ऐसे मकामात आपको मिलते हैं, ऐसी ऐसी जगह आप देखते हैं, ऐसे ऐसा वेदर वहाँ पे आप देखते हैं, ऐसे ऐसे व्यू आपको देखने को मिलते हैं कि आपकी अक्ल जो है वो हैरान हो जाती है, दंग रह जाते हैं कि पाकिस्तान भी इतना खूबसूरत है, इतने खूबसूरत नज़ारे हमें यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो हम बाहर जाते हैं लाखों रुपया लगा के, आप भूल जाएंगे, आपको वो सारे मौसम यहाँ पे मिलेंगे। जो खूबसूरती आप बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो आपको पाकिस्तान में भी मिलती है। लेकिन बात वही है कि ज़रा उब्बे वतनी होनी चाहिए, अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की लगन या चाह होनी चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हमने लाखों लगा के हमने जो है वो बाकू जाना है, आज़रबाईजान जाना है, हमने जो है वो इंग्लैंड, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ हमने घूमने जाना है, जबकि वो सारी खूबसूरती आपको पाकिस्तान में मिलेगी। वो सारे नज़ारे आप देखना चाहते हैं वो यहाँ मिलेंगे। तो ज़रा इसी पे बात कर लेते हैं कि आया ये जो अजीबो गरीब हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं सियाती मकामात को देखने की, इसके जो असरात इंसानी सोच पे वो क्या पड़ते हैं और क्या सोच के वो डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आइए ज़रा इस पे बात कर लेते हैं, और इस पे डिस्कशन के लिए मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और अगर मैं इनकी जर्नी की बात करूँ तो मेरी आंखों के सामने ये एक सालों से वो पाकिस्तान की खूबसूरती को ना सिर्फ खुद एक्सप्लोर कर रही हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक्सप्लोर भी करवाया कि आप जो लाखों लगा के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आए ज़रा मैं आपको आपका पाकिस्तान दिखाती हूँ कि आपका पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और वो हैरान कुन जगह, सियाहती मकामात आप पाकिस्तान के अंदर भी देख सकते हैं, हर किस्म का वेदर आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं, हर तरह का कल्चर जो हमारा पाकिस्तान का खूबसूरत रिच कल्चर है उसको मैं विजिट करवाती हूँ। मरियम कुरैशी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड। मुझे लगा आप अभी भी कहीं आउट ही होंगी, इस्लामाबाद में हमें नहीं मिलने वाली। मैं आउट ऑफ सिटी ही थी, कल ही वापस आई हूँ और सिर्फ आपके शो के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मरियम, सबसे पहले मुझे बताएं, बिकॉज आपने
میں یہ کوشچن آپ سے ریلیٹڈ ہی کرنا چاہوں گی کیونکہ ہر انسان کو خود ڈفرینٹ جگہ ایکسپلور کرنے کا جو بڑا شوق ہوتا ہے. تو آپ نے جب یہ سلسلہ شروع کیا کہ کیونکہ مری تک چلے جانا یا کہیں سوات تک چلے جانا, معلم جبہ کلام تک چلے جانا, اوکے فائن, لیکن پاکستان کا ہر کونا ایکسپلور کرنا, یہ سوچ کیسے آئی؟ ہمارا پاکستان خوبصورت ہی ماشاءاللہ سے اتنا ہے, تو ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم تو فرینڈ نے ویسے ہی سڈن پلان کشمیر, ہمیں تو ویسے کہیں گھومنے کا بھی مائنڈ ہو تو مری چلے جاتے ہیں, ہر کسی کو مری چلے جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ پاکستان میں بس یہ مری, معلم جبہ, سوار, یہی چیزیں, اور ہمارا مائنڈ بھی ایسا بنایا گیا ہے کہ بس مطلب گھومنے کا اتنا نہیں ہے, پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن پھر جب میں اس جرنی میں آئی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ پاکستان ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اچھا, فرسٹ جب آپ نے پاکستان کو ایکسپلور کرنا آپ نے فرینڈس کے ساتھ شروع کیا, تو فرسٹ کون کون سی ایسی جگہ تھی جو آپ نے ٹارگٹ کی کہ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے, پہلے خود ایکسپلور کرنا ہے, پھر ہم اس کو یعنی کہ باقی لوگوں کو بتائیں گے, دکھائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی سے کم نہیں, اس کی خوبصورتی جو ہے جو انٹرنیشنلی لوگ دیکھتے ہیں, ٹورسٹ دیکھتے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں, تو اپنے لوگ کیوں ایکسپلور نہیں کرتے؟ تو کن کن جگہوں کو, پاکستان کی کون سی ایسی حیران کن جگہ تھی, سیاحتی مقامات تھے جو سب سے پہلے آپ نے ایکسپلور کیے؟ سب سے پہلے تو میں نے کشمیر بیلٹ کو ایکسپلور کیا, اور ہم لوگ جب فرسٹ ٹائم گئے تو مجھے لگا یہ تو موویز میں چیزیں ہوتی تھی, یہ ریئل لائف میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. اور جب آہستہ آہستہ ایکسپلور کیا اور اس کے بعد فردر ٹریول کیا, ویدر ڈفرینٹ تھا. ہم لوگ پنجاب سے جاتے تھے, گرمی ہوتی تھی, اور وہاں جاتے تھے تو سردی, تو ہمیں یہ چیزیں ساری چیزیں یہ مطلب ایکسپلور کرنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ نہیں وہاں پہ ٹھنڈ بھی ہوتی ہے, ویدر کا بڑا چینج ہے. ہمیں تو بس وہی ایک لمیٹڈ سا پتہ تھا کہ یہاں سے جائیں گے, مری کی روڈز ہیں ایسے بس, اور اس کے بعد نظارے. آپ نے ابھی یہاں پہ ذکر کیا کہ آپ نے جب کشمیر کے بیلٹ جب آپ نے وزٹ کی تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں تو صرف مووی میں دیکھنے کو ملتی تھی. یہ ٹرم آپ نے کیوں یوز کی, مطلب وہاں پہ ایسا کیا آپ نے دیکھا؟ نیچر. اور فرسٹ ٹائم میں جب وہاں پہ گئی اور مجھے مطلب وہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آنکھیں اتنے اچھے نظارے, اور مطلب وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن وہ جگہ وہ ابھی تک وہ سینریز میری آنکھوں سے نہیں جاتی جو فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا. ہم لوگ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے جنت دیکھنی ہے تو کشمیر دیکھی, واقعی یہ بالکل سچ ہے. اور ہم لوگ گئے وہاں پہ, مطلب ویدر کافی چینج, ایک دم سے رین, پھر سنو فال, وہ چیزیں وہ بالکل وہ بہت نیچر کے بہت ہی قریب ہو گئے. بہت ہی اچھا لگا کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے بھی اور قریب ہوتے ہیں, اور وہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ہم لوگ کون سی دنیا میں آ گئے. اور واقعی وہ جو کشمیر کو ایک جنت کا نام دیا جاتا ہے, اور وہ جنت کا بھی خیال آتا ہے کہ دنیا اتنی حسین ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اوکے, اور اس کے بعد آپ نے کون سی جگہ جو ہے نیکسٹ آپ کی جو ڈیسٹینیشن تھی؟ اس کے بعد ہم لوگ ناران گئے, ناران سے اسکردو, پھر وہ ہم لوگ جاتے گئے, ٹریول کرتے گئے, ہمیں بھی آئیڈیا نہیں اس سے آگے بھی کیا ہے, اس سسپینس کریٹ ہو گیا کہ اب اچھا یہ جگہ وزٹ کر لیے تو اس سے نیکسٹ کون سی, پھر چترال, پھر کمراٹ ویلی. تو ماشاءاللہ پاکستان بہت. اسکردو کی بات کریں, چترال, کمراٹ ویلی کا آپ نے جو ذکر کیا, یہ ان کی جب ہم پکچرز دیکھتے ہیں تو انسان کہتے ہیں اتنا خوبصورت, یہ واقعی ریئل میں بھی ہوگا. تو وہاں پہ ریئلٹی میں بھی وہ نظارے, وہ ویو ہوتے ہیں جو ہم پکچرز یا ویڈیوز میں اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ان پکچر اور ویڈیو شاید ویسا کیپچر نہیں کر سکتے جیسے وہ ریئل میں ہوتے ہیں, یعنی ریئل میں زیادہ خوبصورت ہے. ہاں جی, ٹریول کے بعد مطلب کافی ٹریول ہے, 13 آور 14 آور, لیکن جب ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں نا اس کے بعد تو وہ جو سکون, تھکاوٹ, ٹریول سب بھول جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نیچر میں بڑا ہی سکون رکھا ہوا ہے, اور مجھے تو اسکردو بھی پسند بھی بہت ہے, اور اس میں ہر چیز ہے, مطلب وہ ڈرائی بھی ہے, ڈیزرٹ بھی ہے, اور اس میں ہاں جی ڈیزرٹ بھی وہاں پہ, ہاں جی ڈیزرٹ, کولڈ ڈیزرٹ ہے. اور اسکردو جو ہے فرسٹ کولڈ ڈیزرٹ ہے دنیا میں. او مائی گاڈ, کیونکہ باقی جتنے بھی ڈیزرٹ ہیں وہ ہاٹ ہیں, دبئی میں بھی ایسا ہے. تو اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یعنی پاکستان میں فرسٹ جو ہے وہ کولڈ ڈیزرٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. سو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ایکسپلور کرنا پاکستان کو وہ موسٹ امپورٹنٹ, آپ کو پتہ چلے کہ جو ہم عجیب و غریب سیاحتی مقامات دیکھنے کے لیے ہم باہر کا رخ کرتے ہیں جس میں آپ کو لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں, پاکستان کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر پھر آپ نے آگے جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ آپ نے ملانا شروع کیا, یعنی کہ اپنی ایک آپ نے کمپنی کریٹ کی ٹورزم کی جو ہے,
سو جب لوگوں کو آپ لے کے جاتی تھی پاکستان کے مختلف سیاحتی مقامات پہ, تو لوگوں کا میں جو ہے وہ ریئیکشن آپ سے جاننا چاہتی ہوں. وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم گئے ہوں یا وہ لوگ جو پہلے انٹرنیشنل ٹریول کر کے آئے ہوں, یعنی کہ وہ سیاحتی مقامات جو باہر جا کے دیکھنا چاہتے تھے, وہ پاکستان میں جب انہوں نے ایکسپلور کیا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا, ان کے ریویوز کیا آتے تھے؟ جو باہر سے تھوڑا بہت گھوم کے آتے ہیں وہ تو کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ ایسا وہاں ڈیولپ کنٹری کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ اب ہمارا ٹورزم 2019 کے بعد بہت اچھا ہو گیا, تو لوگوں نے بہت زیادہ پریفر کرنا شروع کر دیا پاکستان کو گھومنا, اور ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ اب دن بدن بہت زیادہ گروپس جاتے ہیں. اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا وہاں پہ اتنا لوگوں کو نہیں تھا, یہی تھا کہ باہر جاتے ہیں. اور تھوڑا سا یہ بھی بہت اچھا ہوا ہے کہ باقی کنٹریز کے تھوڑا ویزا بند ہوئے ہیں, لوگوں کو یہ بھی ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے پاکستان ایکسپلور کریں. یہ تو ویسے بہت اچھا ہوا ہے کہ ذرا جو آپ وزٹ ویزے کے لیے آپ آئے دن باہر کے جو ہے نا وہ آپ باہر ٹکرے مار رہے ہوتے تھے, ذرا پاکستان میں گھومے نا, آپ کو سارا موسم بھی ملے گا اور خوبصورتی بھی ملے. ابھی آج کل آذربائیجان بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے, تو لوگ ادھر بھی جا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہتی ہوں کہ یار آذربائیجان لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, وہ کیا یہ سنو دیکھنے کے لیے, برف باری, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, وہ ایسے ہی ہے پاکستان میں بھی ہے. اور وہاں پہ چیئر لفٹس پاکستان میں بھی ہو گئے ڈیولپ. معلم جبہ اتنا اچھا اسپاٹ ہے ہمارا. اب کمراٹ ویلی وہاں سے اصل میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. اب جیسا سوشل میڈیا پہ آتا جا رہا ہے ٹوریزم, تو یہ ہے کہ لوگ گھومنا پھرنا شروع کر دیں. کچھ سال قبل میں آپ کے ساتھ معلم جبہ گئی تھی. معلم جبہ گئی تھی اور واپسی پہ میرے جو انسیڈنٹ ہوا تھا نا, کیونکہ پھر بعد سے میں نے اپنی گاڑی منگوائی تھی, تو جو ہوا اس کے بعد میں نے کہا میں نے برف نہیں دیکھنی بیکاز وہ آپ کی گاڑی سلپ ہونا بعض دفعہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ جو آذربائیجان کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں, کہ ہر طرف برف ہی برف ہے, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, اور اتنی برف آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. معلم جبہ پہ بھی جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے آپ کو برف ہی برف مل رہی ہے. آپ کو چیئر لفٹ آپ کو اس کا نظارہ لینا ہے تو آپ اوپر سے نیچے تک آپ آئے, وہ بھی تمام تر چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. یعنی کوئی اس میں مجھے ڈفرینس نہیں دیکھنے کو مل رہا. تو آپ پھر لاکھوں لگا کے آپ نے 4-5 دن کے لیے آپ نے 3-4 لاکھ روپیہ لگانا ہے, تو وائی ناٹ آپ اپنے پاکستان کو ایکسپلور کریں. مجھے لگتا ہے کہ آج کل شو آف بھی ہے نا, تو وہ تھوڑا پروفائل بھی اسٹرانگ نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایئرپورٹ کی ایک جو وہ پکچر ہوتی ہے فیملی کو بھی دکھانا میں بھی. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی بھی چیز کی کمی ہے. نارتھرن ایریا کے علاوہ ساؤتھ پنجاب میں بھی اتنی خوبصورتی ہے, ہمارے فروٹس, اور آج کل جیسے سرگودا سائڈ پہ چلے جاؤ, وہاں کے ولیج اور کلچر وہ اتنا اچھا ہے. کینو اور باغات جو مالٹوں کے, اور ہر دیسی چیز. اور مجھے تو اب یہ ہے کہ میں نارتھرن ایریا کے علاوہ میں پنجاب کو بھی ایکسپلور کرتی ہوں. ملتان مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو میں پھر میرا کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ ملتان بھی دیکھیں. لیکن وہ لوگوں کے ایک جو کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں, جانا ہے تو برف ہی دیکھنی ہے اور نارتھرن ایریا میں جانا ہے, وہ والے کانسیپٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن پاکستان ویسے اوور آل بہت خوبصورت, نو ڈاؤٹ. اچھا آپ نے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہ بھی وزٹ کی ہوئی؟ ہاں جی. تو اس میں بتائیں کون کون سی وزٹ کی اور وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ قلعہ رتاس میں گئی اور جتنے بھی ملتان میں جتنی بھی ہیں ایریاز ادھر. لیکن یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو کلچر اور ان چیزوں میں ان کروں, لیکن لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا مطلب بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے کہ ہم نے ہسٹری دیکھنی ہے, ہم نے کوئی ایسی جگہ دیکھنی ہے جو بہت. اچھا آپ نے میاں والی کا کبھی وزٹ کیا؟ نہیں, میاں والی اور ابھی تک بلوچستان میرا رہ گیا. انشاءاللہ میاں والی آپ جائیں. میاں والی میں بڑے اچھے میرے پروڈیوسر بتا رہے تھے کالا باغ ہے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ جو یہ نمک کے کچھ وہ کان ہے وہ بتا رہے تھے. اس کے علاوہ اور جو چیزیں مجھے ذرا وہ بھی بتائیں تاکہ میں ان کو بتاؤں. سندھ ریون ہے وہاں پہ, نمک کی کانیں ہیں وہاں پہ, یعنی کہ اور ایون ہمارے جو سچ ٹی وی کے کرتا دھرتا ہے وہ بھی میاں والی سے, تو آپ ان سے بھی وہاں مل سکتے ہیں, ان کی بھی وہاں پہ جو خدمات ہے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اوور آل وہاں پہ آپ کو ہسٹری سے ریلیٹڈ کافی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. میاں والی میری یہ لسٹ میں ہے کہ میں نے جانا ہے. میں نے ادھر کے فوڈ کا بھی, سی فوڈ سنا ہے بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ اچھا فوڈ کا بھی ذرا مجھے بتائیں پروڈیوسر صاحب, آپ تو دیسی گھی کا حلوہ وہ کالا باغ کا مشہور ہے وہاں پہ, تو ابھی لسٹ میں صوبت کھائی ہوئی ہے. ہاں جی, پینڈا بھی کہتے ہیں اس کو, صوبت. ہاں جی اوکے, پینڈا پشاور میں اس کو پینڈا کہتے ہیں, سرائکی بیلٹ میں اس کو صوبت کہتے ہیں. اچھا, یعنی وہاں کے جو کھانے ہیں اور مہمان نوازی, وہاں کے لوگ مہمان نواز بہت ہے. دیسی مرغی پکی ہوئی ہو صحیح سے,
وہ بھی آپ نے وہاں جا کے اچھا ہم لوگ میں نے ویسے جہاں جہاں ٹریول کیا ہے ایون پنجاب یا ناردرن ایریا ہر علاقے کے لوگ بڑے ہی اچھے ہیں مہمان نواز ہیں اور جب انہیں لگتا ہے کہ ایک فیمیل کام کر رہی ہے تو وہ زیادہ ڈبل رسپیکٹ بھی دیتے ہیں کہ مطلب مجھ سے بہت سے لوگ وغیرہ پسند ہے. ہاں جی تو اگر آپ ان دنوں اگر ملتان کا اس کا میاں والی کا وزٹ کرتی ہیں ایون پنجاب کا اوور آل تو آپ کو یہ ساگ اور دیسی گھی کے ساتھ اور مکھی کی روٹی لسی یہ آپ کو وہاں کے جو بہت مجھے اسی لیے پنجاب کلچر بڑا ہی پسند ہے کہ ویرائٹی ہے وہاں پہ ہے نا. یعنی موسم کے لحاظ سے دیکھیں مہمان نوازی کے لحاظ سے دیکھیں کھانے پینے کے لحاظ سے دیکھیں آپ کو ویرائٹی ملتی ہے وہاں پہ. اور لوگوں کا خلوص لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ مہمان آیا تو کیا کیا سرو کر دے ہے نا. مطلب ان کو وہ چیزیں بٹھا کے رکھتے ہیں اس طرح ان کو نا وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی کہ ہم کہاں پہ مہمان کو بٹھائیں. اور مجھے وہ جو ان کا سمپل کلچر ہے مطلب بیکورڈ تھوڑا سا گاؤں کے وہ مجھے کلچر اتنا پسند ہے. وہاں کے سمپل سے لوگ ان کی نیچر اور ملن ساری تو یہ چیزیں مجھے وہ چار پائیاں لگا کے اس پہ بیٹھنا اور کیا وہ خوبصورتی کے ساتھ وہ وہاں پہ جو انہوں نے اپنے چولہے بنائے ہوتے ہیں اس پہ وہ آگ جلا کے جو ہانڈی اور روٹیاں وغیرہ وہاں پہ بن رہی ہوتی ہے تندور لگایا ہوا ہوتا ہے اور ساری خواتین جو ہے وہ وہاں پہ کام کری. یعنی کہ پنجاب کے کلچر کی یا گاؤں کے کلچر کی بات کریں تو کیا ہی بات ہے. جب آپ ناردرن ایریا جاتی ہیں تو وہاں کے جو کھانے پینے کے اگر میں بات کروں تو ان کے ذرا بتائیں کہ وہاں کیا مشہور ہے زیادہ کھانے پینے میں ڈفرینٹ ناردرن ایریاز میں. ہر ایریا کی ایک ڈفرینٹ ڈش ہے. جیسے پشاور کے تو یہ ہے کہ وہ پٹھان تو زیادہ ہو گوشت ہونا چاہیے تو ان کے ہر روش ان کا بہت اچھا ہے. اور اگر اسی طرح ہم لوگ جاتے ہیں گلگت اور اسکردو والی سائڈ پہ تو ان کی ایک ڈش ہے شب شورو تو وہ بھی بڑی اچھی ہے بڑی فیمس ہے. شب شورو یہ کیا ہے؟ یہ ایک روٹی ہوتی ہے پلین روٹی وہ ساری گوشت کی فلنگ کر کے اسے بند کر کے جیسے اب ہمارا پیزا کر لیں ان کی وہ شب شورو اس طرح کا ہے لیکن وہ بہت اچھا تھا ٹیسٹ میں. اس کے علاوہ یہ ڈمپلنگ وہ ممتو کہتے ہیں. ممتو وہ بھی وہاں کے بڑے ہم اگر ہنزا جائیں تو وہاں پہ بڑا ہی لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اور یوک کا وہ ملتا ہے وہاں پہ اسٹیک وہ بھی ہنزا میں ملتا ہے. تو وہ بھی لوگ بڑا ہی شوق سے یہاں سے جنہیں شوق ہے ٹریول کا وہ ذرا اسٹڈی کر کے جاتے ہیں کہ ہم کسی بھی اچھا پنجابیوں کو میرے ساتھ تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ میں ٹورز وغیرہ نہیں کیونکہ ہم لوگ اسپائسی بہت کھاتے ہیں وہ لوگ اتنا اسپائسی نہیں کھاتے. تو وہاں پہ جو ہمارا ایک مین ایشو ہے یہ ہے کہ انہیں فوڈ چاہیے پنجاب والا فوڈ اور ٹیسٹ. ہاں جی. تو پھر ہے اسٹارٹ میں تو ہم لوگوں نے بھی بڑے ایشو فیس کیے لوگوں کو کیونکہ ہم لوگ پیکیج دیتے ہیں اس میں فوڈ سب کچھ انکلوڈ ہوتا ہے. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جرنی اسٹارٹ ہونے سے پہلے لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہم وہاں پہ وہ چیزیں پرووائڈ نہیں وہ والا ٹیسٹ پنجاب والا ٹیسٹ ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنے مسالے ساتھ لے جائیں اگر آپ کو زیادہ مرچ مسالے کھانے ہیں تو وہ آپ مسالے ساتھ لے جائیں اس کے اوپر ڈال کے کھا لینا. یہ بھی ایشو ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ٹمپریچر اور آکسیجن کا جہاں پہ چینج ہوتا ہے ٹیسٹ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ جو پنجاب کا ٹیسٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ہم دے سکتے. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو یہ تھوڑی چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے. مریم ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید ہم بات کرتے ہیں کچھ اپنے نوجوانوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کو ایکسپلور کرنے میں یا ڈفرینٹ سیاحتی مقامات کو ایکسپلور کرنے میں کتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کتنا اپنے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں جاننے میں کانشیس ہوتے ہیں. تو ذرا اس بارے میں بھی جانتے ہیں بات کرتے ہیں بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج کا آخری ٹاپک آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ لوگ پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں یا پوری دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ کو عجیب و غریب کچھ سیاحتی مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر اگر میں دیکھوں کہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیزیں یا ویدر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو مزید ٹاپک پہ آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ذرا آپ کو کچھ جو اپنے پاکستان کا کلچر ہے کچھ روایتی چیزیں ہیں اس پہ رپورٹ ہے وہ دکھاتے ہیں. آپ نے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے پنجاب کی کہ وہاں پہ چارپائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ جو رپورٹ ہم نے آپ کو دکھانی کی یہ نوشہرہ کی ثقافت کی جس میں آپ کو چارپائیاں اور وہ کچھ پیڑے ٹائپ جس پہ بیٹھتے ہیں. اب تو ہم دیکھیں تو ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے لوگوں کے گھروں میں کیونکہ اب ہم نے صوفہ اور چیئرز اور ان چیزوں پہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. لیکن جو کلچر ہے جو ثقافت ہے اس کی جو چیزیں ان کی الگ ہی بات ہے اور کیا ہی بات ہے. تو آئیے ذرا نوشہرہ سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں.
जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो हमारा कल्चर, हमारी सकाफत, आपने चारपाइयों को देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम इस आर्ट को देखते हैं तो इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि इतनी खूबसूरती के साथ, यानी एक होता है नॉर्मल चारपाई बनानी, एक ही कलर की आपने बना दी, लेकिन अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से डिफरेंट डिज़ाइनिंग की गई है। और ये हमारा कल्चर है। आप जितने भी मॉडर्न हो जाएं, जितने भी आप डिफरेंट जो सोफ़े जो चेयर्स आई आप उनका यूज़ शुरू कर दें, लेकिन जो आपकी सकाफत होती है ना, जो उससे रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं, उनकी जगह कोई चीज़ नहीं ले सकती। ये बात हमें माननी होगी और ये हमारे बच्चों को भी बतानी होगी। मरियम की तरफ दोबारा आते हैं। मरियम, मुझे बताइएगा कि हमारे जो नौजवान हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से, अपने पाकिस्तान से वो वाकफियत रखते हैं कि बड़ा खूबसूरत है और एक्सप्लोर करना भी चाहिए, उनकी ख्वाहिश भी होती है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या हमारा जो नौजवान है वो पाकिस्तान की सियाहत को, सियाहती मकामात को एक्सप्लोर करना चाहता है या वाकफियत रखता है कि भाई पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है? हाँ जी, आजकल के नौजवान जो जेन जी वो इंटरेस्टेड है, लेकिन 40% 60% लोगों का इंटरेस्ट कुछ और हो गया है। बाहर जाना है। हाँ जी, बाहर जाना है, ऐसे बाहर जाना है। प्लस उनको ना अपने सिटी में इतने एक्टिविटीज़ मिल गई हैं कि उन्हें ये ट्रैवल करना या एक्सप्लोर करना इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगता। ऐसा क्यों है? असल में ऑप्शंस बहुत आ गए हम लोगों के पास एंजॉयमेंट के। जैसे सिनेमाज हो गए, दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत हो गई, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये वो चीज़ें बहुत आ गई हैं। बस हाँ, फ़ोन भी उन्होंने घुस के बैठे रहना है। ऐसा ही है। फ़ोन के अलावा भी बहुत कॉन्सर्ट्स, ये चीज़ें, इतनी एक्टिविटीज़ हमें अपने शहर में मिल जाती हैं, तो लोगों का वो वाला इंटरेस्ट ये है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम भी डेवलप करें इंटरेस्ट। लेकिन एक दफ़ा कोई चला गया, ट्रैवल कर लिया, तो उसे होता है कि चलें ठीक है। लेकिन अब लोगों को, आजकल के बच्चों को ये चीज़ ट्रैवल और घूमना फिरना ये बड़ा बोरिंग लगता है। अच्छा, यही बच्चे जो हैं बाहर जाने को इतना प्रेफर कर रहे होते हैं कि हाँ हम बाहर जाएंगे, वहाँ जाके इंटरनेशनली जो वहाँ पे जगह है, जैसे बाकू की बात करें आपने, अज़रबैजान की बात की, दुबई की बात करें, या और जो ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए वो बड़ा रेडी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये सारे वेदर, ये सारी खूबसूरती तो यहाँ पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको वो रोड बड़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ जाती हैं, थोड़ा डेवलप मिल जाता है। अदरवाइज अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो उससे ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। एक्चुअली आजकल जो है वो मुझे लगता है कि शो ऑफ की वजह से कंपटीशन, अच्छा बच्चों को घूमना फिरना ये नहीं है, बच्चों को ये है कि हम सारे खुद को वेल सेटल और बहुत अच्छा शो करें, और उसके अलावा ये है कि हम कोई मेहनत ना करें, हमारे पास पैसा बहुत आ जाए। और जब ऐसी चीज़ों से अगर एक स्टेटस से बच्चा के थोड़ा ये होता है कि मैं किसी को एक स्नैप दिखा दूंगा, मेरा एक अच्छा वो आ जाएगा कि मैं बड़ा वेल सेटल हूँ, ये चीज़ें, तो इस वजह से बच्चों में वो वाला कंपटीशन जो हमें था, एक्सप्लोर करना, हमें कुछ स्ट्रगल करना, आजकल के बच्चों का एक ही बात है कि हमें पैसा कमाना है, हमने अमीर होना है, वो चाहे वो किसी तरीके से भी हो जाए, तो वो फिर वो दिखाने के लिए, कुछ शो ऑफ करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो चाइना बॉर्डर, हाँ जी, वहाँ तक भी आप गई हैं? जी जी। तो क्या वहाँ की जो खूबसूरती, जो या एक व्यू या इन्वायरमेंट है, वो कैसा था? अच्छा, आप नॉर्दर्न एरिया में कहाँ तक आपने ट्रैवल किया हुआ है? आपको मतलब नॉर्दर्न एरिया आता होगा, यही होगा ठंड, पहाड़, बर्फ, इस तरह। तो हम लोग नारायण से आगे एक जगह थी चिलास, और वहाँ का टेम्परेचर 50 के करीब होता है जून जुलाई में। मुल्तान से भी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन ये भी लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बड़े कोट, स्वेटर्स, ये वो ट्रैवल होता है 2-3 घंटे का होता है वो सफ़र। लेकिन वो फिर हमें गिला कर रहे होते हैं कि आपने हमें बताया नहीं, हमें तो यही है कि उधर बहुत सर्दी होती है और यहाँ तो गर्मी, ऐसे ही है। अच्छा, यानी कि ऐसा भी है कि हम नॉर्मली नॉर्दर्न एरिया को समझते हैं कि ठंडा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक बार वो भी इसलिए कि वहाँ के पहाड़ों में कोयला है, तो इस वजह से वो पहाड़ बहुत गर्म है और वो बहुत डेप्थ में भी है। तो इस वजह से चिलास और गिलगित में भी नॉर्मल वेदर होता है, वहाँ पे भी ठंड नहीं होती। फिर आगे हम जब ट्रैवल करते हैं तो अस्तोर आता है, फिर स्कर्दू, हुंजा, एक ही लाइन में सारे आते हैं। हुंजा के बाद फिर चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर जो है वो बहुत ही मतलब वहाँ पे ठंड होती है, ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत इशू होता है, लेकिन उसके व्यूज, सीनरीज और रोड्स बहुत अच्छी हैं। और हाँ, अगर आप हुंजा क्रॉस करते हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप पाकिस्तान में ट्रैवल करें, ऐसे वो होता है ना आउट ऑफ कंट्री वाली फीलिंग्स, और बड़ा अच्छा एक व्यू और बहुत अच्छा है। यानी कि पाकिस्तान को भी डेवलप
کر دیا گیا ہے. ہاں جی یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی. وہ تب ہو سکتی ہے, آپ اس پہ یقین تب کر سکتے ہیں جب آپ خود جا کے ایکسپلور کریں. سنی سنائی باتوں پہ ہو سکتا ہے آپ کو بلیو نہ ہو. ایسے ہی. اور اسی لیے ہم لوگ نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں پوسٹ کرنا اب یہ ہے کہ میں بھی فیملیز بہت زیادہ جانا شروع ہو گئی ہیں. جیسے ابھی چھٹیاں ہوئی تو ہمارے ساتھ بہت ساری فیملیز, اور کراچی کی فیملیز تو ماشاء اللہ یہ ہے کہ گھومنے پھرنے کے معاملے میں بہت اچھے ہیں. انہیں بڑا شوق بھی ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے اس سے, کیونکہ وہ جس طرح ایک ٹریفک والے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا, تو وہاں پہ وہ گرینری نظر نہیں آ رہی, پہاڑ نظر نہیں آ رہے, سکون ان کو, وہ ٹھنڈ, وہ ایک جو آکسیجن, ایک صاف ستھری فضا چاہیے ہوتی ہے ان کو, وہ وہاں پہ میسر نہیں ہوتی ہے. تو وہ اوبیسلی وہ خواہش کرتے ہیں کہ ان ایریاز کا رخ کرے. تو وہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب کے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن زیادہ تر کراچی کے لوگ رخ کرتے ہیں ان ایریاز کا. اور اچھا یہ بھی ہے کہ فیملیز اور پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ انہیں دکھانا ہے, ایکسپلور کرانا ہے. پاکستان بہت اچھا ہے, اور پراپر پلان ہوتے ہیں ان کے, پورے سال کے ہوتے ہیں کہ پورے پاکستان کو, یہ نہیں ناردرن ایریا, پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ پیرنٹس ابھی بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو پاکستان سے انوالو ٹور پہ نہ نکلیں, آپ پاکستان کے ٹور پہ نکلیں. ایسے ہی. اور بہت سی فیملی اس مطلب اس بات پہ آ گئی ہیں کہ ہم نے پاکستان پہلے وزٹ کروائے, اس کے بعد پھر کہیں اور. وہ بیک وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ ہماری ٹورزم کے لیے بہت اچھا ہوا کہ جو وزٹ ویزا ایکسٹرا جو تھوڑے سے بند ہوئے, بہت سیریسلی, تاکہ لوگ ذرا ٹھیک ہے, انہوں نے اگر گھومنا پھرنا ہے تو اب مجبوراً ان کے پاس باہر کا تو آپشن نہیں, تو وہ ذرا پاکستان کو ایکسپلور کر لیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے جو سیاحتی مقامات ہیں, وہاں پہ ہم نے انٹرنیشنلی جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ موجود پایا ہے, اور بڑی انہوں نے پازیٹیو ریمارکس دیے ہیں ایریا وائز, وہاں کی مہمان نوازی کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, خوبصورتی کے حوالے سے بڑے پازیٹیو ریمارکس دے کے گئے ہیں. تو یعنی یہاں سے بھی ہمیں یہ آئیڈیا لگانا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے کہ جس خوبصورتی کے لیے ہم یہاں سے وہاں ٹریول کرتے ہیں, وہ لوگ وہاں سے یہاں ٹریول کر رہے ہیں. اٹ مین کہ یہاں کچھ ڈفرینٹ ہے تو تب نا, ورنہ وہ وہاں سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, پاکستان آنے کی کیا ضرورت ہے. ایسے ابھی ہم لوگوں نے بھی 2 سال پہلے سے میں نے ملیشیا سے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کیا, اپنے ساتھ ٹریول کرایا, اور وہی لوگ مطلب ڈرتے تھے کہ سیکیور نہیں ہے, ہم لوگوں نے انہیں سیکیورٹی دی ہر طرح سے. تو ابھی یہ ہے کہ الحمدللہ 2-3 سالوں سے انٹرنیشنل کلائنٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں, اور کیونکہ ان کا بہت ہی نیگیٹیو امیج بنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہیں, پاکستان کے یہ نہیں ہے, یعنی کہ سیف سیکیور نہیں ہوگا یہاں پہ, کہیں نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی خواتین جو اکیلی آئی ہیں اور ایکسپلور کر کے گئی ہیں, اور پھر انہوں نے پراپر اس پہ ریمارکس ریویوز دیے ہیں کہ جو ہم نے سنا تھا یہ تو بالکل اس کے اپوزٹ نکلا. ایسا ہی ہے, بس وہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جیسا امیج ہوگا ویسے جو بھی کہے گا, بس پاکستان کے بارے میں جلدی جلدی باتیں بھی تو ہو جاتی ہیں نا, کہ نیگیٹو زیادہ ہو جاتی ہیں, پازیٹیو کم ہوتی ہیں. تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ جلتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی سے, تو اس وجہ سے زیادہ یہ کرٹیسائز اور نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم مزید اپنی سیاحت کو ہم فروغ دیتے ہیں یا لوگوں کا رجحان مزید بڑھتا ہے, تو اس سے ہماری اکانومی کو کیسے بوسٹ ملے گا, یا ہماری معیشت کے لیے کتنا ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. ٹورزم سے تو ہماری اکانومی اور گورنمنٹ اس پہ اسی لیے ورک بھی بہت زیادہ کری ہے, کیونکہ جتنا ہمارا ٹورزم اچھا ہوگا, اب ٹورزم سے ہم لوگ, اب میں کہوں تو ہم ہوٹلنگ فیلڈ, ٹرانسپورٹ فیلڈ, بہت سی چیزیں اس سے سارے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ ساری چیزوں کا ایک نظام چلتا ہے, پراپر ایک ٹیم ہے ہماری. تو ابھی پچھلے دنوں میں جب فلڈ آیا تھا, تو فلڈ تو ہے اتنا پنجاب میں آیا تھا, نقصان بھی کافی ہوا, لیکن ناردرن ایریا میں نہیں تھا. لیکن وہ جو سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ, ہاں جی, وہ سوشل میڈیا پہ ہائپ ایسی کریٹ ہو گئی, تو وہ 2-3 منتھ جو تھا وہ گورنمنٹ ڈر گئے تھے بہت زیادہ. ڈرایا گیا بھی تھا اصل میں, کچھ لوگوں کی بھی, کہ ہر ناردرن ایریا کا جو راستہ ہے وہ خطرناک ہو چکا ہے. ہاں جی, لیکن وہ سیف ہے. لیکن اب کہیں نہ کہیں لوگوں کی اپنی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں, جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نہیں جانا, یا وہ اس طرح کیئر نہیں کرتے, تو اس میں ساری غلطیاں. ہاں جی, اب وہ پانی کا فلو ہے, وہی اسی لیے آگ اور پانی سے کھیلنے سے منع کیا. تو جب ایک چیز ہے پانی کا فلو ہے, پکچرز ہم پانی سے تھوڑا سا دور رہ کے بھی بنا پکچرز ہی, مطلب ضرور آپ نے اندر جانا ہے اور جا کے پکچر بنانی, وہ دور سے بھی نظر آ جائے گا کہ پیچھے دریا ہے. ایسا ہی ہے.
تو کہیں نہ کہیں لوگ بھی کیئر نہیں کرتے. اصل میں نیچر ہے, خوبصورتی اتنی ہوتی ہے, اس ٹائم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ بندہ انوالو ہو جاتا ہے. ایکچولی یہی بات ہے, تو وہ کہتے ہیں تھوڑا اور قریب جا کے دیکھو, تھوڑا اور اندر جا کے دیکھو, لیکن بعد میں اس کے جو خطرناک رزلٹس آتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے. تو ہمیں خود اس چیز پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا, جاپان کے یہاں پہ میرے سامنے ایک چیز آئی ہے کہ جاپان میں ایک ایسا جزیرہ ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ انسانوں سے زیادہ بلیاں رہتی ہیں, تو لوگ اس چیز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسے کوئی حیرت انگیز یا عجیب و غریب کوئی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسانوں سے زیادہ کوئی جانور رہتے ہوں؟ یعنی ایک تو ہمارا زو ہے, وہاں تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ؟ اسکردو میں دیوسئی میں ایسے جانور ہیں جو میں نے کبھی زو میں بھی نہیں دیکھے. اور اسکردو میں ہے ایسا کہ لوگ, ایک تو وہ دیوسئی ہے بھی پیک پہ ہے, گرینری بھی ہے, وہ بہت ہی خوبصورت. ایک تو ایسے نیچر کے قریب گرینری, پانی, اس میں سب کچھ ملے گا. اور ایسے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایسے ایسے جانور ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتا, ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گے, لیکن لوگ اس چیز کو بھی ایکسپلور کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ جیسے ناردرن ایریاز پہ جاتی ہیں, کوئی برف سے کوئی ایسا جانور آ گیا ہو, یا جب برف نہیں ہوتی گرمیوں میں جب آپ وزٹ کرتی ہیں تو کوئی جنگل سے کوئی ایسا عجیب و غریب جانور آ گیا ہو تو جس کو دیکھ کے لوگ ڈرے بھی ہوں اور حیرت زد بھی ہوئے ہوں کہ ایسے جانور بھی موجود ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا, لیکن جب ہم اسکردو جاتے ہیں تو مارہور ویسے تو گرمیوں میں ہوتا ہے کہ وہ اوپر پیک پہ چلے جاتے ہیں, جب وہ سنو ہوتی ہے تو وہ نیچے آتے ہیں. تو لوگ اسپیشلی سردیوں میں ٹریول کرتے ہیں کہ انہوں نے مارہور دیکھنا ہے, اور وہ بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں. اور بڑا ہی مطلب ایک تو ہمارا وہ قومی جانور بھی ہے, اور اوپر سے پھر لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں. ایک ہوٹل مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ناردرن ایریا کا کوئی ہوٹل ہے, اس نے اپنے سامنے مارخور کا مجسمہ بھی تیار کروایا ہے. ابھی یہ ہم نے اس پہ رپورٹ بھی ہم نے جو ہے وہ چلائی تھی کہ مارخور کا پراپر اس نے ایک بڑا سا مجسمہ جو ہے وہاں پہ تیار کیا. آپ ڈیفینیٹلی آپ ٹریول کرتی رہتی تو کہیں نہ کہیں وہ آپ ضرور اس ہوٹل کو دیکھ لیں گی. ناردرن ایریا کا ہی وہ ہے. پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جو ٹورزم کے شوقین ہیں, جو جانا چاہتے ہیں, سیاحتی مقامات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں یا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں بس اتنا ہی پیغام دوں گی کہ جب ہم جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کے کلچر کا ضرور خیال رکھا کریں. پچھلے 2-4 سالوں سے جو ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں کہ ہر علاقے کا ایک کلچر ہے, ہر چیز ہے, اس کو ہمیں فالو کرنی چاہیے. جیسے اب ڈفرینٹ فیملیز ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مجھے لگتا ہے ناردرن ایریا کے لوگ اسٹل وہی تھوڑا بیک لائف اور بڑا تمیز اور چیزیں, بڑے سینسیبل لوگ ہیں, تو انہیں اچھا نہیں لگتا ان کی پرائیویسی میں کوئی انٹرفیئر کرے. جب لوگ جاتے ہیں تو پکچرز ویڈیوز وغیرہ کیپچر کرتے ہیں, تو تھوڑے سے یہ 2-3 سالوں سے ایشوز دیکھنے کو ہیں. اب جیسے چترال کا ہے تو یہاں پہ بڑے رونگ کنسیپٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو لڑکیاں یہ وہ, لیکن ان کی ایک پرائیویسی ہے, وہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا, پرائیویسی میں نہیں جو ہے انٹرفیئر کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ مریم, آپ کے وقت کا. ناظرین بڑی اچھی انہوں نے بات کی. دیکھیے اگر آپ کہیں کسی جگہ ایکسپلور کرنے جاتے ہیں, سب سے پہلے تو وہاں کے کلچر کے رسپیکٹ کریں. کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بھیس. تو آپ اگر کہیں کسی مقام پہ وزٹ کرنا چاہ رہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہاں کا کلچر کیسا ہے. تو کوشش کریں کہ اسی کلچر میں آپ رنگنے کی کوشش کریں, وہی پہناوے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ بھی کمفرٹیبل ہوں گے, وہ لوگ بھی کمفرٹیبل ہوں گے, اور زیادہ سے زیادہ اس ملک کو ایکسپلور کریں تو آپ کو بہت عجیب و غریب ایسے مقامات یہاں پاکستان میں بھی ملیں گے, خوبصورتی کے لحاظ سے بھی, ہسٹری کے لحاظ سے بھی, کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے کہ میں تو لاکھوں لگا کے باہر ایکسپلور کرنے گیا تھا, لیکن پاکستان کے اندر یہ تمام تر چیزیں ہیں, مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی. تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا. تو پاکستان کو ایکسپلور کریں, خوبصورتی آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے, دنگ رہ جائیں گے. تو یہ میری ایک سجیشن ہے آپ کو کہ آپ ضرور پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.